जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो काफ़ी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 10-15 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम वर्क। बट कोई नहीं, हम दोबारा से वो सीरीज़ जहाँ पे छोड़ी थी कंटिन्यू रखेंगे। एंड्रयू ह्यूबर्ट हम पढ़ रहे थे। एंड्रयू ह्यूबर्ट का हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे और आने वाले 2 लेक्चर्स में एंड्रयू ह्यूबर्ट ख़त्म भी हो जाएगी। आज जो हम पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में 2 थिंकर्स और रह गए थे, इसाया बर्लिन और एक और थिंकर हैं, वो हम कवर करेंगे। उसके अलावा हम आइडियोलॉजीज़ देखेंगे, कंस्ट्रक्टिविज़म, लिबरलिज़म, सोशलिज़म, इन सब के जो थिंकर्स हैं बेसिकली उनके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से मेन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजीज़ हमने ओपी काबा में कवर कर ली थी, पर जैसे एडवर्ड सैयद है, ठीक है, एफ ए हाइक हैं, इनकी बुक्स, ठीक है, और इमैनुअल कांत हो गए, वॉटेवर। ठीक है, तो इन सब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अब कौन से थिंकर किस में आते हैं, जहाँ से जैसे मार्कस ग्रेबी जैसे थिंकर, ठीक है। ये ऐसे कुछ थिंकर्स हैं जहाँ पे हमें हर जगह नहीं मिलते, पर एंड्रयू ह्यूबर्ट में इनके बारे में भी लिखा हुआ है, इनकी बुक्स के बारे में भी लिखा हुआ है। यूनिक थिंकर्स भी हैं इसी में। तो सारे यूनिक थिंकर्स आपके यहाँ बॉक्सेस से कवर हो जाएंगे इसी लेक्चर में आज के, और कल एक और लेक्चर आएगा उसमें। तो 2 लेक्चर्स में हम एंड्रयू ह्यूबर्ट ख़त्म कर लेंगे। आधी एंड्रयू ह्यूबर्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डोंट स्किप एनीथिंग, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ट्रेजर ऑफ नॉलेज आपको मिलने वाला है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जो कि सिर्फ बुक से ही कवर हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना PDF और देखते हैं कि क्या क्या आज के ट्रेजर में हमारे पास है। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसाया बर्लिन से, जो कि मैंने आपको बोला कि 2 थिंकर्स हमारे पिछले लेक्चर में रह गए थे, वो कवर करेंगे। एंड उसके बाद फिर हम चलेंगे आइडियोलॉजीज़ की तरफ, और आइडियोलॉजीज़ के अंदर जो यूनिक थिंकर आते हैं, कौन सी आइडियोलॉजी को कौन सा थिंकर सपोर्ट करता है, उनकी बुक्स क्या क्या है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो रहेगी 2 पार्ट में। ये होगा हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसाया बर्लिन, मैं आपको बता दूँ कौन थे। ठीक है, तो ये एक मेल है। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगता है नाम पढ़ के कि ये फीमेल थिंकर है, बट ये मेल थिंकर है। अब इनके बारे में कहाँ पैदा हुआ ये सब जानने की ज़रूरत है नहीं। तो सीधा बात करते हैं। बर्लिन ने डेवलप की थी अ फॉर्म ऑफ लिबरल प्लूरलिज्म। तो कभी आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे लिबरल प्लूरलिज्म, तो उससे रिलेटेड आपको सबसे पहले हमारे इसाया बर्लिन याद आने चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने आपको एक पूरी की पूरी वीडियो बना के दी है इस थिंकर के ऊपर, जिसमें हमने इसाया किसका सिनोनियम है या किसका राइमिंग वर्ड है, ईसा मसीह का। ईसा मसीह आप सबको पता है, क्रिश्चियनिटी में जिनको माना जाता है जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं, राइट। तो मैंने उसकी स्टोरी बना के आपको पूरा का पूरा इसाया बर्लिन का कंसेप्ट याद कराया था। 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी में वो क्या कहते हैं, सब कुछ मैंने पढ़ाया है। इसमें आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर से देख लेना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं आएगा, 10-15 मिनट का है। बहुत पहले पढ़ाया था, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया था उस टाइम पे। वो देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा सा एंड्रयू ह्यूबर्ट, क्योंकि हमें कंप्लीट तो करनी है, तो मैं आपको कुछ छुड़वा नहीं रही हूँ इसमें से, लेकिन इसको डिटेल में आप उस वीडियो में ज़रूर से देखना। ठीक है, पूरा का मतलब मैंने ट्रिक के साथ याद कराया, तो आप कभी भूलोगे नहीं कि ईसा मसीह की स्टोरी से। तो यहाँ पे हम ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं फटाफट। बर्लिन ने क्या लिबरल प्लूरलिज्म डेवलप किया था। लिबरल प्लूरलिज्म की डेफिनेशन भी मैंने आपको यहाँ पे नेट से ढूंढ के और वैसे अपने वर्ड्स में लिख के दे दी है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, वहाँ पे आपको सब हाईलाइटेड मिल जाएगा, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ो। और जो मैंने आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा उससे रिलेटेड मैंने डेफिनेशन भी आपको दे दिया, तो वो पढ़ लेना। ठीक है, तो बर्लिन ने डेवलप किया था फॉर्म ऑफ लिबरल प्लूरलिज्म। और बर्लिन किससे इन्फ्लुएंस थे, वो इन्फ्लुएंस थे विको, हडर और हर्जेन से। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, विको और हडर की फेमस बुक याद करनी है आपको, ये आपका होमवर्क है, गूगल पे सर्च करना है, क्योंकि ये PYQ है। विको, हडर और हर्जेन से इन्फ्लुएंस थे कौन, बर्लिन। एंड लिबरल प्लूरलिज्म क्या होता है, लिबरल प्लूरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल व्यू है जिसमें पावर शुड बी डिस्पर्स्ड अमॉन्ग अ वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल प्रेशर ग्रुप्स। जिसमें पावर किसके पास होती है, पावर जो है बांट दी जाती है इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल प्रेशर ग्रुप्स में। ठीक है, सिर्फ एक बंदे के पास पावर नहीं होती। ये हो गया हमारा लिबरल प्लूरलिज्म। लिबरल प्लूरलिज्म ईसा मसीह यानी कि इसाया बर्लिन का है। अच्छा, अब इनलाइटनमेंट पीरियड में जो इसाया बर्लिन थे वो इनलाइटनमेंट पीरियड के खिलाफ थे।
वो बोलते थे कि इनलाइटनमेंट जो पीरियड है वो मॉनिज्म में, क्योंकि जो इनलाइटनमेंट पीरियड की सबसे बड़ी कमी है मॉनिज्म। मॉनिज्म क्या होता है? मॉनिज्म का मतलब कि जो सिर्फ एक चीज में मानता हो, जैसे मोनोपोली सुना है आपने? मोनोपोली होता है मतलब किसी एक की, ठीक है। तो जो इनलाइटनमेंट था वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन को फॉलो करता था, उसका एक ही डायमेंशन था, ठीक है। वो किसी डुअलिज्म के खिलाफ था एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई बर्लिन सेड कि एनलाइटनमेंट में एक सेंट्रल फ्लॉ मतलब कमी ये थी कि वो मॉनिज्म में बिलीव करता था। मॉनिज्म मतलब एक तरफा होकर सोचते थे, एक तरफा रहना, ठीक है। दो तरीकों से वो डिस्टिंग्विश नहीं करते थे चीज़ों को, है ना। तो मॉनिज्म में बिलीव करते थे। उसके अलावा बर्लिन इसमें नहीं मानते थे, वो डुअलिज्म में मानते थे। और वो बोलते हैं कि वो डिसएग्री करते हैं बर्लिन अबाउट द अल्टीमेट एंड्स ऑफ लाइफ। जो लोग बोलते हैं ना कि हर बंदे का एक अल्टीमेट एंड होता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हर सबका अलग अलग एंड हो सकता है, ठीक है। आपका एंड कुछ और है, आप अपनी लाइफ में जो आपका एंड है वो आप अलग अचीव करना चाहते हो, और हम अपनी लाइफ का एंड हमारा अलग हो सकता है, ठीक है। तो सबकी अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ एनलाइटनमेंट तो नहीं हो सकता सबके लिए, तो इस बात से वो डिसएग्री करते थे। अब येलो वाला इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसमें लिबरल प्लूरलिज्म वॉज इम्पॉर्टेंट, बट जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बारी क्वेश्चन आता है और आपको भी कंफ्यूजन होती है कि जो हमारे ईसाया बर्लिन है या जो ईसा मसीह है, आप अगर क्रिश्चियन है आप में से कोई, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा कि चलो जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह किस में मानते हैं? तो ईसा मसीह जो बोलते हैं वो पॉजिटिव लिबर्टी को डेंजर मानते हैं, ठीक है। एंड तो बेसिकली आपको ऐसे याद रखना कि जो ईसाया बर्लिन है वो पॉजिटिव लिबर्टी के अगेंस्ट है और वो ज़्यादातर नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव लिबर्टी को वो क्या बोलते हैं? सेल्फ मास्टरी और सेल्फ रियलाइजेशन। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी के लिए क्या मतलब होता है? सेल्फ मास्टरी और सेल्फ रियलाइजेशन। मैंने आपको इसका डिस्टिंग्विश भी बता रखा है कि पॉजिटिव मतलब स्टेट के लिए पॉजिटिव, यानी कि स्टेट हमारे इसमें कामों में इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन ईसाया बर्लिन बोलते हैं कि नहीं, सेल्फ मास्टरी पॉजिटिव लिबर्टी का जो डेंजर है वो अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, और उसको क्या समझते थे? सेल्फ मास्टरी और सेल्फ रियलाइजेशन। वेयर एज पॉजिटिव लिबर्टी कैन बी यूज्ड टू मैप आउट द पोटेंशियली टोटलिटेरियन आइडिया ऑफ अ रैशनली ऑर्डेन्ड ह्यूमन नेचर। तो बोलते थे कि पॉजिटिव लिबर्टी अगर होगी, पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि जब वेलफेयर स्टेट होगा, तो उससे ये तो है कि हाँ, जो टोटलिटेरियनिज्म है वो नहीं आएगा, ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ओपिकावा की सीरीज में भी, ठीक है। सो पहले ओपिकावा देखना, फिर हेनरी हूवर्ट देखना। देन नेगेटिव लिबर्टी को बोलते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी क्या है? नॉन इंटरफेरेंस, कि जो स्टेट है या कोई भी हमारे काम में दखल अंदाजी ना करे। तो नेगेटिव लिबर्टी को वो अच्छा मानते हैं और वो बोलते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी इज द बेस्ट गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस। तो अगर हमें पर्सनल इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए, तो नेगेटिव लिबर्टी होना चाहिए। और नेगेटिव लिबर्टी नॉन इंटरफेरेंस। मैंने आपको एक शॉर्ट्स भी बताया था, और आप 1 मिनट प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस आप कैसे याद कर सकते हो। नेगेटिव मतलब स्टेट के लिए नेगेटिव, कि स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। पॉजिटिव मतलब स्टेट के लिए पॉजिटिव, यानी कि स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। अब ईसाया बर्लिन की जो बुक है वो है कार्ल मार्क्स। अब आपको ये बुक अगर कभी पेपर में आ गई, जो कि यूनिक बुक्स बहुत बारी पूछी जाती हैं, तो आपको कभी मतलब सपने में भी ये नहीं सोचोगे कि कार्ल मार्क्स की जो बुक है वो ईसाया बर्लिन ने लिखी होगी। तो यहीं से एंड्रयू हूवर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता चलते हैं कि कार्ल मार्क्स बुक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स बुक लिखी है हमारे ईसा मसीह ने, ईसाया बर्लिन ने। याद रखना ऐसे कि कार्ल मार्क्स बुक KM इज ईसाया बर्लिन IB, ठीक है। KM IB कार्ल मार्क्स बुक लिखी है ईसाया बर्लिन ने। 4 एसेज ऑन फ्रीडम बहुत फेमस बुक है इनकी, आप सबको पता ही होगा। 4 एसेज ऑन फ्रीडम ईसाया बर्लिन के हैं। तो जो हमारे ईसा मसीह है वो ऐसे लिख रहे हैं फ्रीडम पे और अगेंस्ट द करंट, और वो करंट के अगेंस्ट है, ठीक है। करंट यानी कि प्रेजेंट, उसके अगेंस्ट है वो। तो अगेंस्ट द करंट इज ऑल्सो रिटन बाय ईसाया बर्लिन, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंकर जो हमारे पिछले लेक्चर में रह गए थे, 2 थिंकर्स, वो थे हमारे एडमंड बर्क। तो एडमंड बर्क जो है एंग्लो अमेरिकन कंजर्वेटिव ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। ये फादर ऑफ एंग्लो अमेरिकन किसको बोला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, फादर ऑफ एंग्लो अमेरिकन कंजर्वेटिव ट्रेडिशन इज कॉल्ड एडमंड बर्क को बोलते हैं, ठीक है। बर्क को या बुरखे बोल लो तो ज़्यादा ईजी रहेगा। बुरखे मैंने ऐसे याद किया था, ये जो बुरखे हैं वो एक कंजर्वेटिव थिंकर है, और जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं वो अपनी पत्नियों को बुरखे में रखते हैं, ठीक है। तो बुरखे मैंने ऐसा कुछ ट्रिक बनाई थी, ठीक है। आप ऑफेंड मत होना कुछ भी, ठीक है। तो मैंने बस ऐसी ट्रिक बनाई थी, बुर्क ऐसा करके, वैसे इसको एडमंड बर्क बोलते हैं। तो फादर ऑफ एंग्लो अमेरिकन कंजर्वेटिव ट्रेडिशन, तो आपको ऐसे याद रह सकता है कि बर्क ना पढ़ के
वर्क ना पढ़ के अगर आप इसको बुरखे पढ़ोगे, ठीक है, जो बुरखों में रखते हैं अपनी औरतों को, तो वो क्या होता है, वो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं, तो कंजर्वेटिव ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। देन इसके अभी मैं आपको इसका ट्रिक दूंगी, 1 मिनट का सिर्फ शॉर्ट है, वो शॉर्ट्स आपको पता है ना यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आते हैं, 1 मिनट के अंदर मैंने आपको सारे कंजर्वेटिव थिंकर्स याद करा दिए हैं इन सीक्वेंस कि कौन कौन से थिंकर आते हैं। एडविन क्रिस्टल हो गए, ये एडविन बर्क हो गए, तो बहुत सारे हैं वो, तो मैंने आपको देख लेना। फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हुआ था 1776 का, उस टाइम पे ये थिंकर इमर्ज होते हैं और उनको अपना रेपुटेशन का बर्न होता है। ये क्रिटिसाइज करते हैं 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन को। अब ये बातें पेपर में तो नहीं आएंगी, पर इनके थिंकिंग को समझने के लिए, इनकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए और इनके वर्क को याद रखने के लिए ये चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि जो बुरखे हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक कंजर्वेटिव थिंकर है, ठीक है, कोई कंजर्वेटिव है, कोई अपनी बीवी को बुरखे में रख रहा है, ठीक है, और तो फिर फ्रेंच में आपको पता है कि फ्रेंच तो भाई बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, ठीक है, वो तो सॉलिडारिटी और की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं और इक्वालिटी की बात करते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब की बात करते हैं। और जो कंजर्वेटिव थिंकर होगा, जो रूढ़िवादी होगा, वो फ्रेंच को अच्छा नहीं मानेगा, वो बोलेगा यार फ्रेंच तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, वहाँ पे तो फ्रेंच किस भी होती है, वट एवर, राइट। सो ऐसा आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि एडविन बर्क जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं। और जब वैसे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रह जाएगा कि रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस इनकी बुक है, क्योंकि देखो फ्रांस आ रहा है और रेवोल्यूशन इन फ्रांस, तो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ, अब रेवोल्यूशन इन फ्रांस बोल लो या फ्रेंच रेवोल्यूशन बोल लो, तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से याद आएगा, अच्छा हाँ एडविन बर्क ने इसको क्रिटिसाइज किया था, तो ये उनकी बुक है, ठीक है, तो वैसा कुछ। देन बुरखे की जो राइटिंग्स है या बर्क की जो राइटिंग्स है वो है डिस्ट्रेस। वो किस पे काम करते हैं, मतलब उनकी राइटिंग्स का मेन थीम क्या होता है, सेंट्रल थीम डिस्ट्रस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एंड द नीड फॉर पॉलिटिकल एक्शन टू बी रूटेड इन ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये जो एडविन बर्क है वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं, प्लस वो चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल एक्शन की नीड है हमारे क्योंकि जो कंजर्वेटिव थिंकर है, आपको हमेशा याद रखना है कि कंजर्वेटिव थिंकर हमेशा बिलीव्स की बात करते हैं, ट्रेडिशंस की बात करते हैं, अपनी वैल्यूज़ के साथ वो जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है, और फेथ वगैरह, ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको कंजर्वेटिव थिंकर्स के साथ याद रखने हैं। फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के थे, तो ये इन तीनों के अगेंस्ट वो बोलते हैं कि फ्रेंच पॉलिटिक्स को रिकास्ट करने की जरूरत है। और ये भी आर्ग्यू करते हैं कि विजडम रिसाइड्स लार्जली इन हिस्ट्री, ठीक है, विजडम खास हमारी जो बुद्धि है वो हमारी हिस्ट्री से आती है, एंड इन पर्टिकुलर इन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हैव सर्वाइव थ्रू टाइम। तो आप सोचो, जो आज के टाइम पे आपके पास विजडम है, आप एज अ पर्सन अपने आप को सोचो, जो मेरे पास आज के टाइम पे नॉलेज है वो मुझे कहाँ से मिली है, जिस इन्वायरमेंट में पली बड़ी थी, जिस हिस्ट्री को मैंने पढ़ा, अपने जैसे इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ा, इंडिपेंडेंस पढ़ा, उससे पहले मुगल साम्राज्य पढ़ा, तो ये जो मेरी नॉलेज डेवलप हुई है वो कहाँ से डेवलप हुई है, हिस्ट्री से डेवलप हुई है। और जो मेरे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि पार्लियामेंट वगैरह हो गए, एनजीओज हैं, एमएनसीज हैं, तो इन सब से भी मेरी विजडम डेवलप हुई है। तो इसमें एडविन बर्क तो गलत नहीं है कि आपकी जो विजडम है कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री में रिलाई करती है, और आपके जो इंस्टीट्यूशन है और आपके जो इंस्टीट्यूशन जो प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे हैं वही आपकी कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को सबकॉन्शियसली या विजडम को सबकॉन्शियसली अफेक्ट करते हैं, राइट। अब बर्क वाज नेवरदलेस नॉट अ रिएक्शनरी, तो आपको ये याद रखना, जो ये की हाईलाइट किया हुआ है कि एडमंड बर्क जो है रिएक्शनरी थिंकर नहीं है। वो बोलते हैं कि फ्रेंच मोनार्की हैड बीन पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन फेथ, ठीक है, अपने फेट मतलब क्या होता है आपका, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विल नहीं, फ्यूचर एक तरीके से, ठीक है, जो आपके भाग्य में लिखा है बेसिकली। तो फ्रेंच मोनार्की जो थी, वहां पे मोनार्क का रूल था, तो वो उसके भाग्य में लिखा था, ठीक है, तो वो फ्रेंच मोनार्की उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, एज इट हैड रिफ्यूज टू चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इन ऑर्डर टू कंजर्व अपने ट्रेडिशंस को, अपने क्या बोलते हैं इसको, ट्रेडिशंस, अपने वैल्यूज को, अपने एक्सपीरियंस को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, अ कोर फीचर ऑफ द प्रैग्मेटिक कंजर्वेटिविज्म विद व्हिच ही इज एसोसिएटेड। तो फ्रेंच मोनार्की को, वो वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट है, पर वो एक चीज को रिफ्यूज करते हैं कि जो उन्होंने जो ऑर्डर में चेंज लाया, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो कंजर्वेटिव थिंकर है वो स्टेटस को में बिलीव करते हैं,
वो किसी भी तरीके का चेंज नहीं लाना चाहते। ठीक है, वो कंजर्वेटिव है, वो जैसा वो बोलेंगे कि बुरखे में रहो तो बुरखे में रहो, वो चेंज नहीं करेंगे कभी भी उस चीज को। ठीक है, तो मैं आपको बुरखे का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उनके नाम में ऐसा कुछ आता है, ताकि आपको उनके आइडियाज याद रहे। अब फ्रेंच मोनार्की में क्या हुआ था कि अपने ऑर्डर को कंजर्व नहीं किया था, उन्होंने उसमें चेंजेस लेकर आए थे। तो इस चीज को वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिफ्यूज कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि प्रेगमेटिक कंजर्वेटिविज्म का एक कोर फीचर है कि हमें कभी भी चेंजेस, अपने स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक ही होता है कि रिएक्शनरी नहीं है, एक होता है रिएक्शनरी और एक होता है रेवोल्यूशनरी। ठीक है, रेवोल्यूशनरी जो एकदम मतलब सब कुछ ओवरथ्रो करके रूट से सब कुछ ओवरथ्रो कर दे और एक नया चेंज लाए। रिएक्शनरी मतलब आप धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस लाना चाहते हो, रिएक्ट कर रहे हो अपनी पॉलिसीज वगैरह को लेकर। तो जो बुरखे थे हमारे रिएक्शनरी नहीं थे, वो पूरा रेवोल्यूशनरी थे एक तरीके से। रेवोल्यूशनरी भी नहीं थे बेसिकली क्योंकि वो स्टेटस को चाहते हैं हमेशा। ये अभी जब हम कंजर्वेटिविज्म की आइडियोलॉजी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तो आपको और अच्छे से ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, सो अब बात करते हैं, ही हैड अ ग्लूमी व्यू ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को वो अच्छा नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि हाँ, गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी तो वो ईवल को प्रिवेंट कर सकती है, मतलब आने वाले जो गलत चीजें हो रही हैं समाज में उसको वो रोक सकती है। रोक लिखती हूँ हिंदी में। ठीक है, तो सरकार जो है बुरी चीजों को, ईवल चीजों को रोक तो सकती है, लेकिन वो कभी भी गुड को, मतलब अच्छाई को प्रमोट करने में इतनी सक्षम नहीं होती। रेयरली लिखा है, रेयरली यानी कि कभी बहुत कम होता है कि सरकार अच्छी चीजें करे। ठीक है, सरकार होती है ईवल्स को प्रिवेंट करने के लिए, ना कि गुड को प्रमोट करने के लिए। मतलब होनी चाहिए गुड को प्रमोट करने के लिए ऑब्वियसली, पर ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है बुरखे का कि सरकार कुछ ज्यादा अच्छा चीजें प्रमोट नहीं करती। बहुत रेयर सिचुएशन में वो गुड प्रमोट करती है, लोगों के भले के बारे में सोचती है। और वो सपोर्ट करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऑफ एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के वो सपोर्टर हैं, और एडम स्मिथ की थ्योरी आपको पता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको हम बोलते हैं। तो एडम स्मिथ के भी अभी हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, अगले लेक्चर में एडम स्मिथ को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इनकी बुक्स पढ़ने वाले हैं। तो आप याद रखो कि जो एडमंड बर्ग है वो एडम स्मिथ को सपोर्ट करते हैं, बेसिकली एडवोकेट करते हैं। एंड रिगार्डिंग एडम स्मिथ के कौन से आइडिया को वो सपोर्ट करते हैं, कि जो एडम स्मिथ बोलते थे, अभी पेज 338 पे एडम स्मिथ के बारे में वो पढ़ेंगे। रिगार्डिंग मार्केट फोर्सेज एज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लॉ। तो एडम स्मिथ ने मार्केट फोर्सेस को नेचुरल लॉ बोला था, कि नेचुरल लॉ का एक एग्जाम्पल मार्केट फोर्सेस को रखा था। तो इस पॉइंट को एडमंड बर्ग ने भी सपोर्ट किया था। एंड अभी मैं आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, अगर मेरी शक्ल दिखती होती तो और अच्छे से समझ आ पाता। पर आप ऐसा करो, एक तो कंटेंट पे फोकस करो, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो फोकस करो, और मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आंखें बंद करके मेरी आवाज ध्यान से सुनो, एंड और कहीं इधर उधर ध्यान मत लगाओ। एंड सपोर्टेड अ प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो उन्होंने और क्या सपोर्ट किया था, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे एडमंड बर्ग। एंड मार्केट फोर्सेस को भी सपोर्ट करते थे कि हाँ भाई मार्केट फोर्सेस होनी चाहिए। एंड दैट स्ट्रेसेस द नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव टू यूज देयर ओन मैच्योर जजमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन में लेकर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, तो एक जो हम जजमेंट होगा, सरकार का जो जजमेंट होगा, ठीक है, जो भी लॉज डिसीजंस बनेंगे वो एक मैच्योर लेवल पर बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि देखिए अनुष्की बन गए। सो एडमंड बर्ग के जो पॉलिटिकल व्यूज है उनके वर्क्स में एक तो रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन या रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रेंच। देखा, मेरे को बुक भी याद हो गई, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो बुरखे हैं। ठीक है, एंड एन अपील फॉर न्यू टू ओल्ड विग्स। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं एन अपील फॉर फ्रॉम न्यू, नए से हमें ओल्ड की तरफ जाने की जरूरत है। तो अब बताओ, नए से कोई हम क्या करते हैं, पुराने से नए की तरफ जाते हैं। अब कोई कंजर्वेटिव ही होगा जो नए से पुराने की तरफ वापस आ रहा है, कि हमें पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करो, पुराने वैल्यूज को फॉलो करो, हमें नया नहीं चाहिए। तो आप सोचो कि ऐसे कौन बात कर सकता है, न्यू टू ओल्ड? तो वो बात कर सकता है कोई कंजर्वेटिव थिंकर। और कंजर्वेटिव से आपको सबसे पहले याद आने चाहिए बुरखे, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को बुरखा बना के रखा था और वो कंजर्वेटिव थे। एंड लेटर्स ऑन अ रेजिसाइड पीस, प्लस एडमंड बर्ग ने रेजिसाइड पीस पे भी लेटर्स लिखे थे। अब रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, ये आपका होमवर्क। अभी आप फटाफट से जाओ, वीडियो पॉज करो और इसका मीनिंग सर्च करो, और फिर आपको समझ आएगा कि ये कैसे कंजर्वेटिव से रिलेटेड है। तो लेटर्स ऑन रेजिसाइड पीस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली आइडियोलॉजी। आप बोलोगे मैम ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, बट इससे रिलेटेड जो थिंकर्स आते हैं
आपके PYQs में, वो तो आपके सिलेबस में है। अब तो हम इसको आइडियोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंटली नहीं पढ़ेंगे, हाईलाइट मैंने कर दिया है, आपको PDF मिल जाएगा, आप खुद पढ़ सकते हो हाईलाइटेड पार्ट। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो सरकार है उसके पास क्या होती है? मोनोपोली होती है ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। उसको कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसके एग्जांपल्स हमारे पास डिक्टेटरशिप है, इटली डिक्टेटरशिप, आपको पता है क्या होता है? टोटलिटेरियनिज्म है, जिसमें टोटल पावर, पूरी की पूरी पावर सोशल, इवन आपका पब्लिक और इवन प्राइवेट स्पेयर भी सरकार ही कंट्रोल करती है। उसको टोटलिटेरियनिज्म बोलते हैं कि हर तरीके से सरकार आपके हर काम में इंटरफेयर करेगी। फासिज्म इसका एग्जाम्पल है। देन रैशनलिस्ट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म क्या कहती है? तो रैशनलिस्ट जो एब्सोल्यूटिज्म को रैशनल मानते हैं कि हाँ भाई अच्छी बात है एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होना। तो जैसे इसमें थॉमस हॉब्स इसमें आते हैं, आपने थॉमस हॉब्स पढ़ा होगा। तो थॉमस हॉब्स एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिसमें वो लेवियाथन की बात करते हैं, सॉवरेन की बात करते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूटिज्म को कौन सा लोग रैशनल मानते हैं? तो वो बोलते हैं कि एब्सोल्यूटिज्म होगा, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होगी तो वहाँ पे ऑर्डर होगा, सोशल स्टेबिलिटी होगी, डिवाइडेड सॉवरेनिटी होगी, ठीक है, मतलब जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लोग गवर्न कर रहे होंगे। एब्सोल्यूट में सिर्फ एक ही बंदा गवर्न कर रहा है, ठीक है, बंदा यानी कि एक ही सरकार है, एक ही पार्टी है। यहाँ पे 2-3 पार्टीज अगर गवर्न कर रही हैं तो उस केस में क्या होगा? सोशल स्टेबिलिटी हार्म होगी, chaos होगा, डिसऑर्डर होगा। तो ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू एब्सोल्यूटिज्म का, ठीक है। और एब्सोल्यूटिज्म, जो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाएगी अगर कब आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारा जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, रिप्रेजेंटेशन है, तो जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, वहाँ पे एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं होती, आपको पता ही होगा। और एब्सोल्यूटिज्म का जो सबसे ऑब्जेक्शनल फीचर है, ऑब्जेक्शनल यानी कि जो सबसे खराब फीचर है जिसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है एब्सोल्यूटिज्म को, वो है टायरनी एंड आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट मतलब जो कुछ भी अपनी मर्जी से करे जा रही है, आर्बिट्रेरी, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी करना, बिना सोचे समझे, डिस्क्रिशन अप्लाई किया, किसी से पूछा नहीं, बस आप अपनी मनचाहा सरकार चला रहे हो। टेरेनी आप सबको पता ही है। तो ये होता है, इसका हमने एब्सोल्यूटिज्म का पढ़ लिया थोड़ा सा। अब इसके थिंकर्स पढ़ लेते हैं जो हमारे पेपर में आते हैं। जीन बॉर्डिन आपने पढ़ा होगा। आप एक बार बताओ, आप सॉवरेनिटी तो पढ़ते हो ना पेपर 1 कह रही हूँ, सॉरी, यूनिट 1 पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपके पास एक सॉवरेनिटी भी है, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ते हो, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, तो सॉवरेनिटी भी पढ़ना होता है। उसमें आप जीन बॉर्डिन को पढ़ते हो। तो जीन बॉर्डिन जो है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थियोरिस्ट है सॉवरेनिटी की, ये याद रखना। तो जहाँ पे भी बॉर्डिन वर्ड आता है, आपको सबसे पहले सॉवरेनिटी वाली चीज़ें याद आनी चाहिए। जीन बॉर्डिन से सॉवरेनिटी याद आना चाहिए हमेशा। तो अब बॉर्डिन का मैंने कुछ ट्रिक ये बनाया था कि बॉर्डिन इज लाइक बोरिंग, ये बहुत बोरिंग है। बॉर्डिन इज बोरिंग से थोड़ा राइम कर रहा है, तो बॉर्डिन क्या है? बोरिंग है। एंड सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बोरिंग कॉन्सेप्ट है, पढ़ने में इतना मज़ा भी नहीं आता। लिबर्टी, इक्वालिटी हमने पढ़ रखा है काफ़ी बार, लेकिन सॉवरेनिटी थोड़ा सा ट्रिकी लगता है और बोरिंग लगता है, ठीक है। वैसे बोरिंग है नहीं, जस्ट बिकॉज इसके नाम बॉर्डिन है तो मैं वैसे याद करा रही थी। अगर याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। प्लस मैं आपको ये बोरिंग से ये याद रह जाएगा एटलीस्ट कि आपका कॉमनवेल्थ गेम्स सबने देखा होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स तो पता है ना सबको, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स आप देखने गए अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑर्गेनाइज किया था, दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज हो रहे थे, तो आपको बहुत बोरिंग लगा कि क्या ही बेसिक सी वही गंदी सी टीमें आ रखी हैं, कुछ है नहीं। तो कॉमनवेल्थ बहुत बोरिंग है, ठीक है। कॉमनवेल्थ की गेम्स बहुत बोरिंग थी। और आपको ये स्टेटमेंट आ रखा है एसेशन रीजनिंग में, या फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था या एसेशन रीजनिंग में से कोई था, और उसमें ये डेफिनेशन दे रखी थी और पूछा हुआ था ये किसकी डेफिनेशन है, तो जीन बॉर्डिन की थी। अगर आपको याद रहेगा कि भाई कॉमनवेल्थ बहुत बोरिंग है, और बोरिंग से अगर आपको बॉर्डिन याद आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लड्डू क्वेश्चन हो जाएगा कि सॉवरेनिटी को द एब्सोल्यूट एंड द परपेचुअल पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ किसने बोला है? तो जीन बॉर्डिन ने सॉवरेनिटी की ये डेफिनेशन दी है। और बोला था कि सॉवरेनिटी होगी तो पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी भी होगी, और पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी तभी होगी जब फाइनल लॉ मेकिंग पावर होगी, ठीक है। तो जो फाइनल लॉ मेकिंग पावर किसके पास होगी? सॉवरेन के पास होगी। सॉवरेन यानी कि जैसे जो एक ही मोनोपोली होगी पावर की, ठीक है, कोई एक ही बंदा होगा, एक ही सॉवरेन होगा। सॉवरेन यानी कि जिसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होगी वो, ठीक है, जो लॉ बनाएगा, तो वो वाली जो पावर है वो सिर्फ एक ही सॉवरेन के पास होगी। और अगर वो पावर सॉवरेन के पास होगी तो पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी,
ठीक है। तो अब हमें तो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, आंसर राइटिंग तो करनी नहीं है कि हम इसको पूरा याद रखें, बस हमें कीवर्ड याद रखने हैं, जैसे कॉमनवेल्थ, सॉवरेनिटी, ठीक है। और उसका थोड़ा सा अगर हमें कंसेप्ट्स याद रह गए तो एसेशन रीजनिंग में हेल्प हो जाएगी। देन लॉ रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द सॉवरेन। अब लॉ जो है, जो भी कानून बन रहा है वो क्या दर्शाता है, वो कानून दर्शाएगा कि सॉवरेन की विल यानी कि उसकी इच्छा, कि सॉवरेन जो चाहता था वही आपका लॉ बन गया, ठीक है। सॉवरेन जो है लॉ के भी ऊपर है। तो ये वाली जो कुछ क्वेश्चंस आपको एसेशन रीजनिंग में हेल्प करेंगे, ये कुछ स्टेटमेंट्स है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि कौन बोलता था कि भाई सॉवरेन लॉ के भी ऊपर है। अब लॉ के ऊपर सॉवरेन क्यों है? क्योंकि वो जो लॉ है वो खुद सॉवरेन ने बनाया है, तो जिसने लॉ बनाया है वो तो उससे ऊपर होगा ही ना, राइट। और नेचुरल लॉ को वो फंडामेंटल लॉज बोलते थे। कौन? जीन बॉर्डिंग नेचुरल लॉ को फंडामेंटल लॉ मानते थे एंड सो डिड नॉट टेक सॉवरेनिटी टू इम्प्लाई आर्बिट्रेरी पावर। पर एक अच्छी बात, ऐसा नहीं है कि ठीक है सॉवरेन लॉ के ऊपर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सॉवरेन जो मर्जी चाहे कल को कुछ भी लॉ बना सकता है, नहीं, उसके पास आर्बिट्रेरी पावर नहीं है, ठीक है। उसको भी एक किसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। कुछ रूल्स होंगे, कुछ फंडामेंटल लॉज होंगे, कुछ नेचुरल लॉज होंगे जिसको वो फॉलो करेगा कोई भी लॉ बनाते टाइम। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया, कल को उसने लॉ बना दिया कि हाँ भाई मर्डर करो कोई बात नहीं सब जायज़ है, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। प्लस ये आपको बुक कहीं नहीं मिलेगी, आपको ये याद रखना है 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये बुक आपको याद रखनी है जीन बॉर्डिंग की। अब कॉमनवेल्थ से कैसे याद रहेगा? क्योंकि कॉमनवेल्थ मैंने बताया कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ की गेम्स आप देखने का, बहुत बोरिंग कॉमनवेल्थ की गेम्स थी, कोई आपको मजा नहीं आया गेम्स देखने में, तो बोरिंग थी, और बोरिंग से आपको याद आएगा बॉर्डिंग और कॉमनवेल्थ हो जाएगा किसका? बुक जीन बॉर्डिंग की। देन थॉमस हॉब्स का सबको आपको पता है, लेवियाथन, एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात करते हैं, ऑर्डर मेंटेन करने की बात करते हैं। थॉमस हॉब्स का क्योंकि टाइम पे सिविल वॉर चल रहा था तो उनको सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए सेल्फ प्रिजर्वेशन था, ठीक है, अपने आप को बचाओ, लेवियाथन बनाओ। वो किसी भी तरीके के नेचुरल लॉ में बिलीव ही नहीं करते थे। एटलीस्ट जीन बॉर्डिन तो मानते थे ना कि भाई नेचुरल लॉ है। जीन बॉर्डिन ने क्या बोला था कि नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ फंडामेंटल लॉज है और सॉवरेन उसके ऊपर नहीं है, सॉवरेन को नेचुरल लॉज मानने पड़ेंगे। पर थॉमस हॉब्स जीन बॉर्डिन से भी 2 कदम आ गया, वो कहते हैं भाई नेचुरल लॉ के भी मैं खिलाफ हूँ, मैं किसी नेचुरल लॉ को नहीं मानता, सॉवरेन के पास ही पूरी पावर होगी, एब्सोल्यूट पावर होगी और आर्बिट्रेरी पावर होगी। तो ये एक डिफरेंस हो गया। जीन बॉर्डिन आर्बिट्रेरी पावर में नहीं मानते थे, लेकिन हॉब्स जो थे एब्सोल्यूट पावर में भी मानते थे और आर्बिट्रेरी पावर में भी मानते थे। फिर आते हैं जोसेफ दे मेस्tre। अब आपको इनका नाम पढ़ के क्या लग रहा है? इनका नाम पढ़ते ही आपको फ्रेंच वर्ड याद आ रहा है, तो बस फ्रेंच की स्टोरी से ही आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि ये फ्रेंच थिंकर है जोसेफ दे मेस्tre, ठीक है। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं, हेरिडेटरी मोनार्की को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तो वैसे वाली मोनार्की को वो सपोर्ट करते हैं। प्लस वो बात करते हैं विलिंग एंड कंप्लीट सबऑर्डिनेशन टू द मास्टर, कि अपने जो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो किस पे बेस्ड है? पॉलिटिकल फिलॉसफी बेस्ड है विलिंग एंड कंप्लीट सबऑर्डिनेशन टू द मास्टर, मतलब पूरी तरीके से सॉवरेन को सौंप दो, जो वहाँ की जनता है, ठीक है। मास्टर यानी कि यहाँ पे हमारा सॉवरेन, ठीक है, सॉवरेनिटी का क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हर जगह, तो जो मास्टर है हमारी जो सरकार है उसको हमें पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना है अपनी इच्छा से, विलिंगनेस से, और कंप्लीट सबऑर्डिनेशन करना है। सब कुछ उसकी मास्टर जैसा डिसाइड करेगा वैसे ही हम चलेंगे, ऐसा जोसेफ दे मेस्tre ही बोल रहे हैं। देन सोसाइटी इज ऑर्गेनिक, सोसाइटी जो है ऑर्गेनिक होती है और वो कोलैप्स हो सकती है इफ इट वर नॉट बाउंड टुगेदर बाय द ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ थ्रोन एंड ऑल्टर। तो थ्रोन एंड ऑल्टर मैं आपको समझा देती हूँ। तो थ्रोन मतलब होता है, थोड़ा सा मेरा फ्रेंच आया, तो थ्रोन मतलब जिसके पास क्या है? पावर है, सरकार। थ्रोन मतलब पता है ना कुर्सी पे कौन बैठेगा, ठीक है, वो। और एल्टर यहाँ पे क्या है? एल्टर यहाँ पे हमारा चर्च यानी कि रिलीजन, ठीक है। एल्टर क्या होता है? जहाँ पे एक रिलीजियस प्लेस होता है, जहाँ पे सब आते हैं, खाना वाना खाते हैं, और मतलब रिलीजियस जगह के लिए ऑल्टर वर्ड यूज होता है। तो बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा मेटाफोर का यूज किया है और बोला है कि जो सोसाइटी है यानी कि जो स्टेट है वो कोलैप्स हो जाएगा अगर थ्रोन और ऑल्टर नहीं होंगे। तो थ्रोन का होना भी ज़रूरी है, मतलब एक सॉवरेन का होना ज़रूरी है जो कि लॉज बनाए, और एक वहाँ पे एक रिलीजन का भी होना ज़रूरी है। तो एक अर्थली मोनार्कीज होंगे, अर्थली मोनार्कीज यानी कि थ्रोन पे जो बैठेंगे, अर्थली यानी कि जो अर्थ के हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होंगे? अल्टीमेट जो ये
थ्रोन होगा वो सब्जेक्टेड होगा ऑल्टर पे। मतलब सीधी सी बात यार कि सरकार किसके अंडर है, रिलीजन के अंदर। तो रिलीजन को वो ऊपर मान रहे हैं, चर्च को वो ऊपर मान रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को वो ऊपर मान रहे हैं। यहाँ पे देखो पोप आ गया ना, पोप यानी कि चर्च में जो होते हैं पादरी। तो चर्च सबसे ऊपर है और सरकार उसके नीचे है। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादा हाई फाई इंग्लिश में दे रखा है और कुछ नहीं। अर्थली मोनार्कीज जो है अल्टीमेटली सब्जेक्ट टू द सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर ऑफ द पोप। ठीक है, अब इनको याद कर लो, इनकी बुक कंसिडरेशन सुर ला फ्रांस। तो आपको देखो नाम पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि भाई ये बुक जो है फ्रेंच में लिखी गई है, कंसिडरेशन सुर ला फ्रांस। तो फ्रांस, अगर आपको फ्रेंच में लिखी गई है तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये जो नाम है जोसेफ दे मेस्tre, फ्रेंच नाम है और बुक भी जो है फ्रेंच बुक है। एंड दो पापे भी क्या है, फ्रेंच वर्ड है। और ये भी क्या है, इनका नाम जोसेफ दे मेस्tre, ये भी फ्रेंच है। तो बस खत्म। ठीक है, यहाँ पे आपको बुक याद रह जाए तो देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्विंटन स्किनर की बुक पूछी जाती है कई बार, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। एंडरसन की है लिनेज ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट। शहना की है लिबर्टी एंड ऑर्डर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, द सब्जेक्ट एंड द स्टेट। तो यहाँ से भी कभी कभी बुक्स उठा लेते हैं वो और कोई भी यूनिक बुक दे देते हैं, तो याद रहे तो ठीक है, वरना जितना मैंने बताया उतना पढ़ लेना। अब एंटी कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी कॉलोनियलिज्म होता है कि जब जैसे हमारी इंडिया को कॉलोनी बना लिया गया था तो हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई। तो जब हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई अपने इंडिपेंडेंस पाने के लिए, तो वो क्या हो गया, एंटी कॉलोनियलिज्म। एंटी मतलब हमने उस कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाई तो हम उसके खिलाफ गए, तो एंटी कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म मतलब कि जब हमें हमारे देश को आज़ादी मिल गई तो वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कि कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुका है, अब उसके बाद की बात कर रहे हैं हम, पोस्ट की बात कर रहे हैं। और अफ्रीका और एशिया में ये दोनों चीज़ें देखने को मिली थी। हमने नेशनल लिबरेशन के लिए स्ट्रगल किया था और इसकी शुरुआत होती है इंटर वॉर पीरियड में। किसकी, एंटी कॉलोनियलिज्म की शुरुआत होती है इंटर वॉर पीरियड। इंटर वॉर पीरियड होता है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का जो पीरियड था उसको हम इंटर वॉर पीरियड बोलते हैं। प्लस जो शुरुआती दिन थे ना पोस्ट 1945 के, 1945 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो 1945 के कुछ मतलब 46 तक मान के चलो, तब तक ये शुरुआत हो चुकी थी एंटी कॉलोनियलिज्म की। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी आ चुका था क्योंकि आज़ादी मिल चुकी थी काफ़ी लोगों को और फिर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की नीड थी। तो हमें ज़्यादा ये नहीं पढ़ना है, इसके थिंकर्स इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल जो है हमें बताती है कि इंपीरियलिज्म का एक्सप्लेन करती है। इंपीरियलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म मतलब कि आप जब किसी की टेरिटरी को डायरेक्टली नहीं लेते, कॉलोनियलिज्म में तो आप पूरी तरीके से उसको उसके अपने अंडर ले लेते हो, वहां पे जाके रहने लगते हो, उसके सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हो। लेकिन इंपीरियलिज्म में हम मान के चलो यूएस, अब यूएस एक सुपर पावर है तो वो दूसरी कंट्रीज को अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करता है, अपनी पावर को एक्सटेंड करता है, ठीक है, और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी करता है। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आइडियोलॉजिकली भी हो सकता है इंपीरियलिज्म, ठीक है, किसी पे अपना हक जमाना, बेसिकली उसको हम इंपीरियलिज्म, जैसे चाइना का इंपीरियलिज्म बोल सकते थे पहले, अब तो खत्म हो गया कि यहाँ पे जैसे चाइनीज प्रोडक्ट बिकते थे, चाइना ने हमारी मार्केट को एकदम अपने शिकंजे में ले रखा था, हम सारे चाइना के प्रोडक्ट यूज करते थे, तो वो इंपीरियलिज्म का था। अब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आके रहे, उन्होंने हमारे को अपनी कॉलोनी बनाया, सारे रिसोर्सेज को यूज किया, ठीक है, तो वो कॉलोनियलिज्म। तो आप उसको और अच्छे से मतलब गूगल वगैरह पे देखना इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में क्या फर्क है। देन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म सबसे सिग्निफिकेंट है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का पार्ट, जो कि किसका पार्ट है, ये हमारा एंटी कॉलोनियलिज्म का पार्ट है। तो इसमें हमारी प्राइवेट मोरालिटी हार्म होती है। मल्टीकल्चरलिज्म भी क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म भी एक पोस्ट कॉलोनियलिज्म का तरीका है। कैसे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है इसलिए हाईलाइट किया मैंने कि मल्टीकल्चरलिज्म भी एक क्या है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का ही एक तरीका है। तरीका नहीं बोल सकते, मतलब फॉर्म को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, बट एक फॉर्म ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। कैसे, क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म क्या करता है, आपको पता है मल्टीकल्चरलिज्म जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं या जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, उनके इंटरेस्ट और उनके राइट्स की बात करता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बात करता है भाई वो, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, पास्ट में हमारी जो कंट्री थी वो कॉलोनी रह चुकी थी, तो जब वो सबसे ज्यादा जो नुकसान था वो कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स, कुछ कल्चरल ग्रुप्स और कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे जिनको हुआ था, तो उसकी वजह से मल्टीकल्चरलिज्म की भी ऐसा माना जाता है कि शुरुआत हुई थी। नॉट एवरीवेयर बट इन समवेयर,
ठीक है, टू सम एक्सटेंट मल्टीकल्चरलिज्म इज द पॉइंट ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कि हम पहले कॉलोनी थे जिसकी वजह से हम डिसएडवांटेज हो गए, तो जब हमारी कॉलोनी नहीं रही, मतलब जब हम कॉलोनियलिज्म से हटे और हम जब इंडिपेंडेंस हो गए तो हम डिसएडवांटेज थे, बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन में थे कुछ कल्चरल ग्रुप्स, उनके राइट्स को मतलब राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी, तो मल्टीकल्चरलिज्म की शुरुआत हुई, ऐसा भी मान सकते हैं। देन चैलेंजेस, यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू से इसको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। अब ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अब बात करते हैं इनके की फिगर्स। गांधी जी का आपको सबको पता है, उन्होंने क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ द स्वॉर्ड दिया था। ओके शिट, ओके, सो डॉक्ट्राइन ऑफ द स्वॉर्ड याद रखना, बाकी आप सबको पता है सत्याग्रह वगैरह, नॉन कॉपरेशन। मार्कस गार्वी, तो मार्कस गार्वी इज इम्पॉर्टेंट थिंकर ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म, जो कि पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है। तो ये इवन मतलब बहुत सारे आजकल जो ब्लैक वगैरह से ये चल रहा है, ब्लैक मूवमेंट वगैरह या ब्लैक फेमिनिज्म हो गया, तो इन सबसे जो अफ्रीकन थिंकर्स हैं या कॉलोनियलिज्म के जो थिंकर है एडवर्ड सैयद वगैरह, उनसे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो मार्कस गार्वी को पढ़ेंगे सबसे पहले। मार्कस गार्वी जो है ब्लैक नेशनलिज्म की बात करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कभी आपको मैच द फॉलोइंग में ऑड वन आउट में दे देगा, और ब्लैक नेशनलिज्म में आपको पता होना चाहिए मार्कस गार्वी का नाम है, गार्वी है वैसे, है ना। तो ब्लैक नेशनलिज्म में इनका नाम है। और ये ब्लैक प्राइड की बात करते हैं, ठीक है, ब्लैक प्राइड का कॉन्सेप्ट देते हैं। ब्लैक प्राइड मतलब जो ब्लैक लोग हैं, ठीक है, ब्लैक लोग आप सबको पता है कौन, तो उनके प्राइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके हक की बात कर रहे हैं। और ये इंसिस्ट करते हैं, किस पे फोकस करते हैं, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी पे, कि जो ब्लैक लोग हैं उनको इतना पावरफुल बनाओ कि वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। अगर वो सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट को, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिकली ब्लैक जो है वो ब्लैक सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, उनके पास इतना वेल्थ और पावर आ जाएगा, तो फिर उनको कम डिस्क्रिमिनेशन जो है कम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बोलता है, राइट। देन बैक टू अफ्रीका मूवमेंट इन्होंने चलाया था, तो याद रखना मार्कस गार्वी का बैक टू अफ्रीका मूवमेंट। तो गार्वी से आपको ग्रेवी याद आ रहा होगा, ग्रेवी जो बनती है सब्जी के साथ, तो ग्रेवी से आप कुछ भी ऐसा कुछ याद कर लो कि आपने ब्लैक कलर की ग्रेवी बनाई है, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी याद कर सकते हो कि जिससे आपको याद रहे कि अफ्रीका और ब्लैक नेशनलिज्म की बात हो रही है। कुछ भी, मैं तो ऐसे याद कर रही थी कि ब्लैक ग्रेवी है, ठीक है, जो मेरी जो है सब्जी है वो ग्रेवी बनाई थी, वो सारी जल गई और काली पड़ गई, ऐसा कुछ याद किया था मैंने। सो ब्लैक कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, अफ्रीकन कल्चर आइडेंटिटी की बात करते हैं, ब्लैक से आपको ये भी सब याद रह जाएंगे कीवर्ड्स, तो आपको बस कीवर्ड्स याद रखने हैं। ब्लैक पावर मूवमेंट इनका था, बैक टू अफ्रीका मूवमेंट इनका था, ठीक है। ब्लैक पावर मूवमेंट 1960s में जो उन्होंने हेल्प की थी इसको शेप करने में और इन्फ्लुएंस किया था ग्रुप्स को। तो इन्होंने कौन से ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस किया था, नेशन ऑफ इस्लाम जैसे जो ग्रुप्स थे, इस्लामिक ग्रुप्स थे, उनको इन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया था। देन आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी, ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है इस्लामिक नाम है, और ये ट्विन सैटन्स की बात करते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट है मिलिटेंट पॉलिटिकल इस्लाम को वो सपोर्ट करते हैं, कि इस्लाम में मिलिटेंट रूल होना चाहिए, मिलिट्री रूल होना चाहिए, इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो दो तरीके की चीज़ों के बारे में बताते हैं, एक ऑप्रेस्ड होते हैं और एक ऑप्रेसर होता है। ऑप्रेस्ड मतलब जिसको दबाया जा रहा है, तो ये जो आयतुल्लाह है वो बोलते हैं ऑप्रेस्ड कौन है, डेवलपिंग वर्ल्ड, और ऑप्रेशन कौन है, ऑप्रेशन वो बोलते हैं कि दो शैतान है, शैतान यानी कि सैटन्स है, वो है यूएसए और सोवियत यूनियन, जो बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड को दबा रहे हैं, ठीक है। और इसलिए वो एक इस्लामिक रिपब्लिक को स्टैब्लिश करना चाहते हैं जहाँ पे क्लर्कियल रूल हो। तो क्या चाहते हैं वो, इस्लामिक रिपब्लिक सेटअप करना जहाँ पे क्लर्कियल रूल हो और इस्लामिक डॉक्ट्राइन को फॉलो किया जाए बेसिकली। तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, याद रह जाएगा, वैसे तो इनका नाम ही काफ़ी है। फ्रांस फैनॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, जहाँ से इस बार भी क्वेश्चन बने थे 2023 में, दिसंबर में भी और जून में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, बहुत वो भी इन डेप्थ क्वेश्चन, इवन इनकी बुक से भी इन डेप्थ क्वेश्चन बना था, उनकी चैप्टर को क्रोनोलॉजी में लगाना था, मतलब बुक्स के चैप्टर को क्रोनोलॉजी में लगाना था, ऐसा कुछ था। तो बोलते हैं फ्रांस फैनॉन मार्टिनिक बॉन्ड फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थियोरिस्ट हैं, और ये बोलते हैं वायलेंस एज अ फीचर ऑफ द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। तो अगर आपको एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल करनी है, मतलब कि आपको किसी देश ने आपके ऊपर कॉलोनी, आपके देश को कॉलोनी बना लिया है और आप उसके खिलाफ लड़ना चाहते हो, तो एक ही तरीका है वायलेंस। तो वायलेंस को वो सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस फैनॉन। और आपको पता है ये साइकोलॉजिकल डॉक्टर भी थे, साइकोलॉजी
मतलब साइकोलॉजिस्ट थे, सॉरी। सो उसकी जो फ्रांस फैनन की जो थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म थी वो एम्फसाइज करती है साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ कॉलोनियल सब्जुकेशन। ठीक है, कि जब हमें कॉलोनी बनाया जाता है, नॉट हमें, इंडिया को जब कॉलोनी बनाया गया या किसी भी देश को जब कॉलोनी बनाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आपकी इकोनॉमी को पड़ता है, पॉलिटिकली भी पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका असर है वो आपके साइकोलॉजिकली पड़ता है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग ये भी, हाँ ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखी हुई है। सो साइकोलॉजी पे पड़ता है, लोगों को कितने सालों तक उससे उभरने में टाइम लग जाता है कि जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को फ्रांस फैनन फोकस कर रहे थे और इसी से रिलेटेड असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड आया भी था। तो साइकोलॉजिकल डिमेंशंस आपको पता थे, तो आपका 50% चांसेस थे कि हाँ भाई साइकोलॉजिकल है स्टेटमेंट 1 में, तो ये तो ठीक होगा। स्टेटमेंट 2 में फिर भी आप कुछ भी लगा सकते थे, तो 50% आपके ठीक हो सकता था अगर आपको ये चीज़ भी पता होती कि साइकोलॉजिस्ट थे और कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड बात कर रहे थे। सो डिकॉलोनाइजेशन, अब वो बोलते हैं, एक सेकेंड, decolonization is therefore not merely a political process। तो decolonization मतलब कि जो colonization है उससे क्या होना, डीकोलोनाइज होना, मतलब उससे इंडिपेंडेंस पाना सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, बट वन थ्रू विच अ न्यू स्पीसीज ऑफ मैन इज क्रिएटेड, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है डीकोलोनाइजेशन जिसमें हमारे जो खुद के जो पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है, मेंटली, फिजिकली, मतलब हमारा एक नया रूप सामने आता है जब डीकोलोनाइज हम होते हैं। एक बात खुद सोचो, जब आप कॉलोनी नहीं थे, आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, कोई अचानक से आपके घर में आ गया, आपको बहुत प्रताड़ित किया इतने सालों तक, आपको कॉलोनी बनाया, सब आपको उसका स्लेव बन के रहना पड़ गया, ठीक है। और जब आप फिर से अब उससे इंडिपेंडेंस हो गए, फिर से आपको डीकोलोनाइज हो गए, तो आपका जब आप यहाँ पे थे और जब आप यहाँ पे थे, तो आपके सोच में, आपके इकोनॉमिक वेल्थ में, सब कुछ में कितना फर्क आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो वो ये बोल न्यू स्पीसीज ऑफ मैन क्रिएट होती है। देन फैनन आर्ग्यू करते हैं ओनली द कैथेटिक एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस। तो कैथेटिक जो मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है वायलेंस का, उसकी वो बात कर रहे हैं कि वो पावरफुल होता है इनफ टू ब्रिंग अबाउट दिस साइकोपॉलिटिकल रीजनरेशन। तो जब आप उस वायलेंस के प्रोसेस के थ्रू निकलते हो ना, तो एक साइकोपॉलिटिकल रीजनरेशन होता है, ठीक है। पॉलिटिकली भी चीज़ें काफ़ी सारी चेंज होती है और आपके साइकोलॉजी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, द स्ट्रेच ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, वेरी इजी, टुवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन, वेरी इजी। अफ्रीकन रेवोल्यूशन की बात एक कोई बंदा कर रहा है, वो है फ्रांस फैनन। तो आपको याद रखना है फ्रांस फैनन अफ्रीका से रिलेटेड याद रखना है, मार्टिनिक से वो बिलोंग करते थे। तो ये 3 फेमस बुक है, आप सबको पता ही होगा। देन एडवर्ड सेगर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, जिनको हम फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी बोला जाता है, कुछ जगह पे ओरिएंटलिज्म के लिए बहुत फेमस है बेसिकली। तो ये याद रखना है। ये वाला जो पेज है ना, आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं पीडीएफ बना रही थी तो शायद बाय मिस्टेक ये पेज स्किप हो गया, पर ये पेज जो है, पेज नंबर है 104, ठीक है। ये आपको ओरिजिनल बुक में मिल जाएगा, तो वहां से देख लेना, या फिर मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाई रही हूँ, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से कि आप पूरी बुक में जाओ और ये पेज नंबर ढूंढो। बाकी जो दूसरी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने दूसरी पीडीएफ खोली है, इसलिए यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया। तो ये जेरूसलेम में पैदा हुए थे और ये पैलेस्टाइनियन कॉज को बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि पैलेस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो पैलेस्तीन की एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को, पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल को ही सपोर्ट करते हैं एडवर्ड सैयद। एंटी कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी पे इनका मेजर इन्फ्लुएंस है। तो जब भी पोस्ट कॉलोनियल वर्ड आता है, पोस्ट कॉलोनियल, ओरिएंटलिज्म, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको एडवर्ड सैयद से रिलेटेड याद रखने हैं। और इन्होंने ह्यूमैनिस्टिक क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न इनलाइटनमेंट दिया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमैनिस्टिक क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न इनलाइटनमेंट किसने दिया, कि वेस्टर्न जो इनलाइटनमेंट हुआ था उसको क्रिटिसाइज किसने किया है, ह्यूमैनिस्टिक व्यू पॉइंट से। ह्यूमैनिस्टिक मतलब कि जो हमको, हमारे कल्चर को, हमारी साइकोलॉजी को जो चीज़ें फेस करनी पड़ी ह्यूमन लेवल पे, ह्यूमनली लेवल पे, नॉट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, बट ह्यूमन लेवल पे, तो उसको क्रिटिसाइज किया था एडवर्ड सैयद ने। नरेटिव्स ऑफ ऑपरेशन बोला था। देन कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल बायसेस के बारे में बोला था, दैट डिसएम्पावर कॉलोनाइज्ड पीपल जिसपे जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका कल्चर हार्म होता है, उनकी आइडियोलॉजी हार्म होती है, उनको क्या क्या नरेटिव्स होते हैं वो सब। नॉन वेस्टर्न अदर्स, ठीक है, बाय रिप्रेजेंटिंग देम एज नॉन वेस्टर्न अदर। तो कॉलोनाइज्ड पीपल को क्या बोला जाता था, नॉन वेस्टर्न अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न जो थे वो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को कॉलोनी बना रहे थे, राइट।
तो इसलिए इनको नॉन वेस्टर्न ऑर्डर बोला जाता है। ओरिएंटलिज्म एक फॉर्म ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कभी भी आ सकती है, तो एडवर्ड सैयद आंख बंद करके टिक कर देना। और इनकी जो 2 बुक्स हैं वो ओरिएंटलिज्म है प्लस कल्चर एंड इंपीरियलिज्म है। कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, ओरिएंटलिज्म। तो इज्म, ठीक है, तो एडवर्ड सैयद इज्म, तो सैयदिज्म याद रख लो, सैयद इज्म, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ब्लैक नेशनलिज्म, सर्च फॉर आइडेंटिटी इन अमेरिका। पता नहीं मुझे क्यों लगा ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया। सैन ओदियम की है, विलियम्स की, कॉलोनियल डिस्कोर्स, जुबैदा की, इस्लाम, पीपल इन द स्टेट। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, प्लस एक बारी बस एक ऊपर से देख लेना। अब बात करते हैं नई थिंकर्स और नई आइडियोलॉजी की। कम्युनिटेरियनिज्म इज ऑल अबाउट कम्युनिटी, ठीक है। ये हम ओपिगाबा में पूरी तरीके से थ्योरी अच्छे से हम कवर कर चुके हैं कि जो इंडिविजुअल है वो कम्युनिटी का पार्ट है। उसको जो भी वो अपने चीज़ें कर रहा है, चाहे वो अपने राइट्स परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, या जो भी अपनी रियल लाइफ में काम कर रहा है, उसको दूसरों कम्युनिटी का वो पार्ट है, तो कम्युनिटी के बारे में रहकर उसको अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी चलानी चाहिए। ये इसका ओवरऑल व्यू था, और इसको डिटेल में आप ओपिगाबा के लेक्चर में समझ सकते हो। अब इसमें कौन कौन से थिंकर आते हैं, इसमें आते हैं हमारे रॉबर्ट ओवन और पीटर क्रॉफ्टकिन। तो अगर आपको इनका सिर्फ ये भी याद रहेगा कि ये कम्युनिटेरियन है और आपको इसकी थ्योरी पता है, तो अगर इनसे रिलेटेड कोई जैसे कोट्स या स्टेटमेंट आ जाती है तो आपको ईजी रहेगा। बाकी इनकी बुक्स भी पढ़ेंगे हम। एक ऐसा करूँगी, एक अलग से पूरा का लेक्चर, पूरा लेक्चर लेकर आऊँगी बुक्स एंड ऑथर्स पे, जिसमें हम सारी बुक्स एंड ऑथर्स कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें अमिता एड्जॉनी है, ये भी कौन सी थिंकर है, कम्युनिटेरियन थिंकर है। और इसके बाद इनकी जो बुक थी, आई गेस उन्होंने मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल के लिए जाने जाते हैं। देन उसके बाद आते हैं सेंट्रल डिफेक्ट ऑफ लिबरलिज्म। जो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव अगर देखें तो कम्युनिटेरियन के अकॉर्डिंग लिबरलिज्म में सिर्फ एक ही कमी थी। लिबरलिज्म में ये कमी थी कि जो वो लिबरलिज्म था वो इंडिविजुअल को असोशल, एटमाइज्ड और अनइनक्यूम्बर्ड सेल्फ मानता था। तो अगर ये कभी लाइन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है वो असोशल, एटमाइज्ड और अनक्यूम्बर्ड सेल्फ नहीं है, इसलिए वो लिबरलिज्म को भी क्रिटिसाइज करता है। तो लिबरलिज्म कहता था कि इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने गेन के बारे में सोचेगा, ठीक है। अनइनक्यूम्बर्ड होता है, अनक्यूम्बर्ड मतलब कि जिसमें सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। और कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव की सेल्फ इज एम्बेडेड इन द कम्युनिटी, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में समझाया, इन द सेंस दैट ईच इंडिविजुअल इज अ काइंड ऑफ एम्बॉडीमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि हर इंडिविजुअल एक सोसाइटी का पार्ट है, कम्युनिटी का पार्ट है, और वो अपने जितने भी डिज़ायर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, अपने लाइफ के पर्पस है, उन सबको उसे कम्युनिटी में ध्यान रखते हुए, कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। देन यहाँ पे बात करते हैं कि द अथॉरिटेरियन फीचर क्या है कम्युनिटेरियनिज्म का, जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट अगर हम देखें तो एम्फेसाइज द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल ओवर हिज और हर राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स। तो कम्युनिटेरियनिज्म का जो मेन पॉइंट है वो ये कहता है कि जितनी भी ड्यूटीज़ है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो उसके राइट्स और इंटाइटलमेंट से भी बढ़कर है, ठीक है। तो आपके राइट्स और इंटाइटलमेंट्स जो आपने एक्सेस है आपके पास, आपकी प्रॉपर्टी, आपके जितने भी आप इंटाइटल्ड हो, ठीक है, आपका पूरा जिस पे भी आपका एक्सेस है, आपकी प्रॉपर्टी एंड ऑल, आपकी फैमिली, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम्युनिटी की तरफ। तो ये थोड़ा अथॉरिटेरियन पर्सपेक्टिव है कम्युनिटेरियनिज्म का। बीच में अब इसको आपको पूरी डिटेल में थ्योरी है तो मैंने पहले ही बता दिया, ओपिगावा में आप पढ़ सकते हो। हमारा मेन काम है आज का कि हम थिंकर्स पढ़ते जाएँ साथ साथ। तो कम्युनिटेरियन थिंकर्स कौन कौन है, एलिस्डेर मैकिंटायर, ठीक है। मैकिंटायर इज द थिंकर ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म एंड उन्होंने क्या डेवलप किया था, उन्होंने डेवलप किया था न्यू क्लासिकल एंड एंटी लिबरल कम्युनिटेरियन फिलोसफी। तो आप इसको शॉर्ट नोट में एक जगह लिख सकते हो, ठीक है, एलिस्डायर लिख के, और ये न्यू क्लासिकल और एंटी लिबरल कम्युनिटेरियन फिलोसफी के थिंकर हैं। देन इसके लिए इनको जाना जाता है। और फिर लिबरलिज्म, वो बोलते थे कि जो लिबरलिज्म को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब जितने भी कम्युनिटेरियन थिंकर्स होंगे, अब आपने आपको कम्युनिटेरियन बता दिया और आपको पता है कि ये कम्युनिटेरियन थिंकर है, तो ऑब्वियसली ये लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज़ करेगा। लिबरलिज्म को क्यों क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने बोला कि जो लिबरलिज्म था वो मोरल रिलेटिविज्म पे बेस्ड था। रिलेटिविज्म मतलब कि मेरे लिए मोरल्स अलग हैं, आपके लिए कुछ और मोरल्स हो सकते हैं, तो वो रिलेटिविज्म है, यानी कि रिलेटिव है एक दूसरे के। रिलेटिव इन द सेंस, मैंने आपको इसका मतलब बता दिया, मेरे लिए कुछ मॉरल, मेरी वैल्यूज़ अलग है, आपके मॉरल्स और वैल्यूज़ अलग हो सकते हैं। तो लिबरलिज्म इस बात में मानता था कि सबके मॉरल्स और वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो वो इसलिए लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं इस बात के ऊपर कि ऐसा नहीं है, सो इज अनेबल टू प्रोवाइड अ मोरल बेसिस फॉर सोशल ऑर्डर। और वो बोलते थे लिबरलिज्म कभी भी एक सोशल ऑर्डर के लिए एक मोरल बेसिस प्रोवाइड ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो मोरल रिलेटिविज्म में बिलीव करता था। वेयर एज जो एलिस डायर मैकलिंटायर थे वो बिलीव करते थे कि वो डेवलप करना चाहते थे अ मॉडल ऑफ गुड लाइफ, कि एक ही मोरालिटी होनी चाहिए, मोरल रिलेटिविज्म नहीं होना चाहिए, हमारा सिर्फ एक ही मोरल, एक ही वैल्यूज होनी चाहिए कम्युनिटी को सर्व करना, हम कम्युनिटी के पार्ट हैं। तो मोरल आपका यही कहता है कि अगर आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है तो आपको क्या है, एक गुड लाइफ का मॉडल लेकर चलो जिसमें आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हो, वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो। और उन्होंने ये जो चीज़ थी अ मॉडल ऑफ गुड लाइफ, वो एरिस्टोटल और अगस्तीन से लिया था, सेंट थॉमस एक्विंस से भी लिया था। ठीक है, फिर मैकलिंटायर्स की बात करें तो इनके मेजर वर्क जो कि PYQ में बहुत बार आ चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। आफ्टर वर्च्यू, मैकलिंटायर की बुक है आफ्टर वर्च्यू, हुज जस्टिस, विच रेशनैलिटी, द थ्री राइवल वर्जन ऑफ मॉरल इंक्वायरी। तो ये जो आपको जो बुक्स हैं ये तो आपको PYQ बार बार सॉल्व करते ही याद रहेंगी, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा ट्रिक है नहीं कि इनके नाम में से मैं कोई ट्रिक बना लूँ। या तो मैक्स से आप मैकडोनल्ड्स ले सकते हो, मैकडोनल्ड्स के लिए आपको जस्टिस चाहिए, आपको मैकडोनल्ड्स में जाने से पहले थोड़ा सा रैशनल रहना पड़ेगा, ये मैंने अभी अभी बनाया है। देन आफ्टर वर्चुअस होना चाहिए, जैसे लाइक जो मैकडोनल्ड्स में लोग जाते हैं वो वर्चुअस होने चाहिए। तो मैक्स से हम ऐसे कुछ भी स्टोरी बना के आप इनकी बुक याद रख सकते हो। वर्च्यू, आफ्टर वर्च्यू, हुज जस्टिस, किसका जस्टिस, मैकडोनल्ड्स के लिए हमें जस्टिस चाहिए। जो रैशनल बंदे होंगे वो मैकडोनल्ड्स नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है फास्ट फूड मिलता है। तो विच रैशनैलिटी, ठीक है, थ्री राइवल वर्जन्स ऑफ मोरल इंक्वायरी। तो मोरल इंक्वायरी से भी आपको याद रखना है कि आप इंक्वायरी करने गए, मैकडोनल्ड के ऑफिस गए और आप इंक्वायरी करने गए कि बताओ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो वैसा आप कुछ याद कर सकते हो, या टायर की स्टोरी से याद कर सकते हो क्योंकि इनके नाम में टायर आ रहा है, तो कुछ भी। देन माइकल वॉल्जर जो है वो डेवलप करते हैं अ फॉर्म ऑफ कम्युनलिस्ट एंड प्लूरलिस्टिक लिबरलिज्म। ठीक है, कौन सा लिबरलिज्म, कम्युनलिस्ट एंड प्लूरलिस्टिक लिबरलिज्म। ठीक है, अब इनका जो फेमस कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है आपको, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में क्या होता है, डिफरेंट रूल्स शुड अप्लाई टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोशल गुड्स। तो यानी कि आपको ऐसे वो स्पेयर ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं कि अलग अलग स्पेयर्स होते हैं और हर स्पेयर में अपना एक डिफरेंट रूल एग्जिस्ट करता है। अब जैसे मेरिट है, तो मेरिट के लिए जो मेरिट वाला जो स्पेयर रहेगा उसके में आपका एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग, या आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मेरिट उसमें ही काम आएगा। ठीक है, अब ऐसा तो अलग अलग स्पेयर्स ऑफ जस्टिस होते हैं, जो कि इनकी बुक भी थी स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, जिसमें सेपरेट स्पेयर्स होते हैं जस्टिस के लिए। हर स्पेयर के लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, डायग्राम दिख जाएगा ये। ठीक है, तो इस डायग्राम से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। देन सिंपैथी फॉर द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो अगर आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं माइकल वॉल्जर से रिलेटेड जो PYQ में आते हैं, वो होता है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का प्रिंसिपल किसका है, तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी माइकल वॉल्जर की। स्पेयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वॉल्जर। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए भी माइकल वॉल्जर को जाना जाता है। और इनकी जो दूसरी बुक है जो आपको कहीं ज़्यादा जगह पे नहीं मिलेगी पर इसी बुक में मिलेगी, जो कि PYQ में तो नहीं आई अभी तक बट आ सकती है क्योंकि यूनिक बुक्स आजकल पूछी जाने लगी हैं। तो इंटरप्रिटेशन एंड सोशल क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो अ बुक रिटन बाय माइकल वॉल्जर। तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड इंटरप्रिटेशन एंड सोशल क्रिटिसिज्म आर सम कीवर्ड्स which are related to Michael Walzer and which you should be remembering. Then Michael Sandel. अब वॉल्जर अलग है, सैंडल अलग है। ठीक है, तो सैंडल जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं इंडिविजुअलिज्म को फॉर द नोशन ऑफ अनइनक्यूम्बर्ड सेल्फ। ही आर्ग्यूज फॉर द कंसेप्शन ऑफ मोरल एंड सोशल लाइफ। तो वो भी चाहते हैं कि एक मोरल और सोशल लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि क्या है, कम्युनिटेरियनिज्म वेलफेयर के कॉन्सेप्ट में बहुत बिलीव करता है कि कम्युनिटी का वेलफेयर होना चाहिए, तो वो उसके वेलफेयर के लिए वो मोरालिटी में भी बहुत बिलीव करते हैं। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि कम्युनिटेरियन थिंकर है माइकल सैंडल। एंड ये इंडिविजुअल चॉइस एंड आइडेंटिटी की बात करते हैं, मोरल टाइज ऑफ द कम्युनिटी, कि हमें कम्युनिटी के साथ मोरल टाइज बनाने चाहिए। देन सिविक रिपब्लिकनिज्म, जो यूनिक कीवर्ड है इनके नाम के साथ जो हम देख सकते हैं, तो सिविक रिपब्लिकनिज्म। तो सिविक रिपब्लिकनिज्म आपको माइकल सैंडल का याद रखना है। देन US पॉलिटिकल ट्रेडिशन से ये बिलोंग करते थे और इनकी जो बुक है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, PYQ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और डेमोक्रेसी डिसकंटेंट। तो सैंडल से आप याद कर सकते हो कि जो सैंडल था उसका बहुत लिमिटेड एडिशंस हुआ करते थे। तो लिमिट्स टू जस्टिस वैसे आपको याद रह जानी चाहिए, लिमिट्स ऑफ जस्टिस। तो लिमिट्स यानी कि लिमिटेड एडिशन है आपके पास सैंडल का।
ठीक है। और जब आपको वो लिमिटेड एडिशन नहीं मिला तो आपको बहुत डिसकंटेंटेड फील हुआ। डिसकंटेंटेड यानी कि डिससेटिस्फाइड, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जो लिमिटेड एडिशन था वो खत्म हो गया। तो डेमोक्रेसी, डिसकंटेंट एंड द लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस आर द बुक रिटन बाय द माइकल सेंडर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये डेविड मिलर की एक बुक है, यू कैन रिमेंबर दैट, द कम्युनिटेरियन चैलेंज टू लिबरलिज्म। एंड बाकी ये वाली बुक्स भी आप देख सकते हो। ओके, सो कंजर्वेटिविज्म पे आते हैं। कंजर्वेटिविज्म जो है लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था और एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रोइंग पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। तो जैसे वहाँ पे कंजर्वेटिज्म की शुरुआत हम ऑलरेडी देख चुके थे पहले, शायद ओपी गाबा में मैंने पढ़ाया था। कंजर्वेटिव थिंकर क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बुरखे की स्टोरी बताई, तो आपको बुरखे की स्टोरी से जो आइडमंड बर्ग की स्टोरी से आपको याद हो जाना चाहिए कंजर्वेटिविज्म के बारे में। और जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज आ रहा था उस टाइम पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तब कंजर्वेटिविज्म की जो थ्योरी थी वो डेवलप हो रही थी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू राइट, फिर उसके बाद क्या हुआ, सच आइडियाज केम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द 1970s। तो 1970s से कंजर्वेटिविज्म की थ्योरी थोड़ा और डेवलप होने लगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या हुआ, न्यू राइट थ्योरी डेवलप हुई। न्यू राइट यानी कि राइट विंग से रिलेटेड, ठीक है। देन इसमें वो बात करते हैं, कंजर्वेटिव थिंकर आपको हमेशा ट्रेडिशंस की, हिस्ट्री की, एक्सपीरियंस की बात करते हुए दिखेंगे, वैल्यूज़ की, बिलीव्स की बात करते हुए दिखेंगे, मोरल कम्युनिटी की बात करेंगे। कंजर्वेटिव आप बन के चलो आपके दादा परदादा टाइप्स, ठीक है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स ऑल्सो, जो कि आपको हमेशा अपने जड़ों से स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं हमेशा और अपने ट्रेडिशन, हमारी वैल्यूज़ को फोकस करते हैं। तो ये एक मॉरल कम्युनिटी की बात करते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड फंक्शनिंग एज एन ऑर्गेनिक होल, ठीक है। तो वैल्यूज, बिलीव्स, और आपको बस ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कंजर्वेटिव थ्योरी से याद रखने हैं। और कंजर्वेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को एडवोकेट करते हैं। एडवोकेट यानी कि सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से बना रहे। तो और गवर्नमेंट अगर अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएगी, ठीक है। और वो ये भी बोलते हैं कि लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रखो, लेकिन डिस्पॉटिज्म नहीं होना चाहिए, डिस्पॉटिज्म से भी बच के रहो। बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी एक तरफा नहीं होना चाहिए, कि वो मेजॉरिटी को फोकस कर रहा है, रिच को फोकस कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में मिनॉरिटी की कुछ बात ही नहीं है। तो बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव्स जो थे वो सपोर्ट करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को भी, और वो बोलते हैं दे हैव टिपिकली एडवोकेटेड एक सेकेंड, आई शुड रब दिस, ओके। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, ये याद रखना, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव्स, and they have typically advocated a non-ideological and pragmatic attitude towards the relationship between the state and the individual. तो pragmatic का मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ है practical and more realistic। तो realistic और practical relationship पे वो फोकस करते हैं कि स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल हो, जो कि सिर्फ थ्योरी में अच्छा ना लगे, जो कि ऐसा रिलेशनशिप हो जो कि हम रियल लाइफ में अपना सकें, और नॉन आइडियोलॉजिकल हो। ये नॉन आइडियोलॉजिकल यानी कि किसी एक आइडियोलॉजी को बिलोंग ना करे, क्योंकि अगर स्टेट किसी सिर्फ एक आइडियोलॉजी को मानेगा तो कहीं ना कहीं जो कुछ मिनॉरिटीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजी थोड़ा सा उस पर इफेक्ट पड़ेगा बेसिकली। तो नॉन आइडियोलॉजिकल, ठीक है। एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो सपोर्ट करते थे, याद रखना। आप ऐसा भी याद रख सकते हो प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जैसे आपके जो दादा वदादा है वो थोड़े कंजर्वेटिव है, तो अपने प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसा कुछ। तो जो कि एक सिर्फ कोई इसका लॉजिकल बात नहीं है, बट द पॉइंट इज मैं आपको याद करा रही थी। द न्यू राइट जो है वो कन्फ्लिक्टिंग ट्रेडिशंस में है। अब न्यू राइट थ्योरी में दो कन्फ्लिक्टिंग ट्रेडिशंस आते हैं, एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड सोशल कंजर्वेटिविज्म। सो दैट्स गो इन वर्सेस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक तरफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, दूसरी तरफ सोशल कंजर्वेटिविज्म है न्यू राइट थ्योरी में। तो ये याद रखना, दो कौन से कन्फ्लिक्टिंग ट्रेडिशन है, कभी आपको एसेशन रीजनिंग में ये आ सकता है। द न्यू लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म को ही हम न्यू लिबरलिज्म बोलते हैं बेसिकली, ये उसी का दूसरा नाम है। न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी में ऑलरेडी यूपी का में पढ़ चुके हैं, तो यू कैन वॉच दैट। एंड विद इन द न्यू राइट, जो न्यू राइट थ्योरी है वो किस पे हेविली ड्रॉज है, मतलब हेविली ड्रॉज यानी कि वो किस पे डिपेंडेंट है। तो न्यू राइट थ्योरी किस चीज़ की बात करती है बेसिकली, तो क्लासिकल लिबरलिज्म से न्यू राइट थ्योरी बहुत इंस्पायर्ड है। तो जिसको क्लासिकल लिबरलिज्म पता है क्या होता है, उसको पता होगा कि न्यू राइट में हम क्या बात कर रहे हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि जो प्रॉफिट वगैरह की बात करते हैं, वेलफेयर के अगेंस्ट होते हैं, नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड एडवोकेट्स रोलिंग बैक द फ्रंटियर्स ऑफ द स्टेट इन द नेम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं, और स्टेट जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंटरफेयर ना करे,
तो उसकी बात करते हैं, द फ्री मार्केट की बात करते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। ऑलरेडी हम लिबरलिज्म पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो सोशल कंजर्वेटिव्स हैं उनको हम न्यू कंजर्वेटिव्स भी बोलते हैं। तो कभी ये वर्ड कहीं लिखा है तो आपको याद रखना, सोशल कंजर्वेटिव और न्यू कंजर्वेटिव एक ही बात है। और वो बात करते हैं कि कैसे जो हमारा सोशल ऑर्डर है, सोशल स्टेबिलिटी है, वो कैसे ब्रेक डाउन हो रही है। क्यों ब्रेक डाउन हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे लिबरल का और परमिसिव वैल्यूज का स्प्रेड हुआ है वैसे वैसे जो है ऑर्डर और सोशल स्टेबिलिटी ब्रेक डाउन हो रहा है, ऐसा सोशल कंजर्वेटिव्स बोलते थे। एंड क्योंकि वो सोशल है, ठीक है। कंजर्वेटिव मैंने आपको बताया लिबरलिज्म के खिलाफ थे, लेकिन सोशल है तो सोशल यानी कि क्या, वो किसकी, सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। अब सोसाइटी के बारे में सोचेंगे तो वो ऑब्वियसली लिबरल वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लिबरल वैल्यूज इंडिविजुअल पे फोकस करती है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचती। तो दैट्स डिफरेंट चीजें। कंजर्वेटिव हैं ये भी, कंजर्वेटिव इसलिए क्योंकि इनको स्टेटस को मेंटेन करना है, ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं, वैल्यूज में बिलीव करते हैं। लेकिन इनके नाम के आगे सोशल लग गया तो इसका मतलब वो लिबरल जो थ्योरीज है, लिबरल वैल्यूज है, उसको थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है, तो उसके खिलाफ थोड़ा सा वो नेगेटिव रहता है कि हमें सोसाइटी की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए इनको न्यो कंजर्वेटिव्स भी बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है पहले वालों की तरह, क्योंकि न्यो यानी कि न्यू, ठीक है, नए। तो जो पहले वाले थे वो बहुत कंजर्वेटिव थे कि नहीं भाई स्टेट इंटरफेयर ही ना करे, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये वो वगैरह, हम इंडिविजुअल अपने बारे में सोचेगा, फ्री मार्केट रहेगी। न्यू कंजर्वेटिव भी वही थे। कंजर्वेटिव इसलिए मैंने आपको बता दिया ट्रेडिशन, वैल्यू, सोसाइटी, बिलीव्स, पर न्यू इसलिए और सोशल क्योंकि वो सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। मोरल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि दे हाईलाइटेड द डेंजर्स इम्प्लिसिट इन मोरल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ये जितनी ज़्यादा हमारी जो मोरल रिलेटिविज्म होगा, बेसिकली रिलेटिविज्म मैंने बताया, ठीक है, कि आप पर्सन टू पर्सन वैरी करता है मोरालिटी, उसको हम रिलेटिविज्म बोलते हैं। तो कल्चर और जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी ना हमारे कल्चर में, जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी हमारे मोरल्स में, उतना ज़्यादा डेंजर होगा। क्यों? बिकॉज ट्रेडिशनल वैल्यूज भी स्ट्रेंथन एंड दे आर्ग्यू फॉर अ रिस्टोर। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक सेकंड, दे हाईलाइट द डेंजर सिंप्लिसिट इन मोरल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो उन्होंने बोला, और ये बातें मैंने आपको बता दी कि कैसे जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा, रिलेटिविज्म होगा, उतना ज़्यादा हमारे सोसाइटी को डेंजर है। इसलिए वो सपोर्ट करते हैं, न्यू कंजर्वेटिव्स क्या सपोर्ट करते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, और अथॉरिटी और सोशल डिसिप्लिन को रिस्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट में मानते हैं। फिर रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी की वो बात करते हैं, ठीक है, दैट इट एम ऑल्सो रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, ओके, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया। वो डोमिनेंट और एलीट ग्रुप्स के इंटरेस्ट को भी डिफेंड करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एडमंड बर्क मैंने आपको अभी फर्स्ट में बता दिया था सब इनके बारे में, फादर ऑफ एंग्लो अमेरिकन कंजर्वेटिव, अपोज टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन, हिस्ट्री की बात करते हैं। विजडम वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। सोसाइटी इज द पार्टनरशिप, दोज हु आर लिविंग, दोज हु आर डेड एंड दोज हु आर टू बी बॉर्न, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकती है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पीछे आवाज़ आ रही होगी तो जस्ट फोकस ऑन माई वॉइस। ऐसे बोल, सोसाइटी एक पार्टनरशिप है किसके बीच में, दोज हु आर लिविंग, दोज हु आर डेड एंड दोज हु आर टू बी बॉर्न, ठीक है। तो वेरी अच्छा गुड स्टेटमेंट है और आपके लिए आ भी सकता है, तो याद रखना ये एडमंड बर्क का स्टेटमेंट है। और एडमंड बर्क का जो था बहुत ग्लूमी व्यू था अबाउट गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि गवर्नमेंट जो है ईवल तो प्रिवेंट करती है पर गुड को प्रमोट करती है रेयरली। एलेक्स दे तोकोवली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हमारे हैं कंजर्वेटिव थिंकर। तो ये बोलते हैं कि क्या था, इनका पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है एंड हिस्टोरियन है, उन्होंने डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में बहुत अपना काम किया है। तो इनका जो ज़्यादातर काम है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में, इनका व्यू डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में हम जो बोलते हैं कि कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसका अफेक्ट पड़ता है कंजर्वेटिव और लिबरल थ्योरी दोनों पे, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज इफेक्ट अपॉन बोथ कंजर्वेटिव एंड लिबरल थ्योरी। How? He highlighted the dangers associated with the greater equality of opportunity and social mobility. तो वो बताते हैं कि जितने ज़्यादा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जितनी ज़्यादा दोगे, जितना ज़्यादा लोग सोशली मोबाइल होंगे, उतने ज़्यादा डेंजर है हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। कैसे? इन पर्टिकुलर ही वार्न्ड अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ एटमाइज्ड इंडिविजुअलिज्म। एटमाइज क्या होता है कि इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो एज एटम यानी कि सिर्फ एक ही है, सिंगल, और वो अपने बारे में सोच रहा है।
आइसोलेटेड रह रहा है, ठीक है। तो और इससे क्या होगा, अगर इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, एटमाइज्ड होगा, तो जो अपने ट्रेडिशनल सोशल बॉन्ड्स है वो उनसे वंचित रहेगा, उसके जो ट्रेडिशनल सोशल बॉन्ड्स है वो इरोड होते जाएंगे एंड स्ट्रक्चर खराब होगा, सोशल स्ट्रक्चर हमारा, जो हमारे ट्रेडिशंस है उनको इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कंजर्वेटिव यानी कि जो अपने ट्रेडिशंस में माने, तो जो भी चीज़ ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीव्स को हार्म कर रही है वो उसके खिलाफ होंगे, राइट। एंड इससे पहले हमने कम्युनिटेरियनिज्म पढ़ा था, तो कम्युनिटेरियनिज्म वाज आल्सो लाइक दैट, क्योंकि कम्युनिटेरियनिज्म में भी हमने देखा था कि वो लिबरलिज्म के खिलाफ थे, एटमाइज्ड इंडिविजुअलिज्म और अनइनक्यूम्बर सेल्फ की वो बात करते हैं। तो ये कुछ थिंकिंग है, दोनों ही जो आइडियोलॉजी है सी से शुरू होती है, कम्युनिटेरियनिज्म, कंजर्वेटिविज्म, और दोनों में ही थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों के थिंकर्स को अलग रखना, कोई ट्रिक बना लेना, क्योंकि ट्रिक भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कंजर्वेटिव थिंकर्स की ट्रिक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। अब कैसे बताइए, मैंने आपको बोला कि मैं शॉर्ट्स में बताया था, यूट्यूब शॉर्ट्स में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, देख लेना। तो आपको सारे कंजर्वेटिव थिंकर एक साथ याद हो जाएंगे। तो फिर जो बाकी बचे वो कम्युनिटेरियन में डाल देना। कम्युनिटेरियन में माइकल वर्जल, माइकल सैंडल, इन सब का नाम एक जैसा ही है, माइकल वर्जल, माइकल सैंडल, तो ऐसे कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। देन डेंजर्स की बात करते हैं, ऑफ अ टायरेनी ऑफ द मेच्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टायरेनी ऑफ द मेच्योरिटी किसका कीवर्ड है, टायरेनी ऑफ द मेच्योरिटी कीवर्ड है। देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, फोकस ऑन द स्क्रीन, टायरेनी ऑफ द मेच्योरिटी दिख रहा है। तो टायरेनी ऑफ द मेच्योरिटी एलेक्स de Tocqueville से रिलेटेड है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, मेजॉरिटी की बात ज़्यादा सुनी जाती है, चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो। अब आपको जिस लोगों को ज़्यादा वोट मिलेंगे उसकी सरकार मिलेगी। जिस मेजॉरिटी ने, अगर मान लो चाहे वो 60% मेजॉरिटी हो, 40% लोग उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो 60% लोग एग्री कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी उनकी सरकार उनकी, बाकी 40% तो वंचित रह गए। तो ये बोलते हैं कि टेरिनी ऑफ मेजॉरिटी होती है हर जगह, मतलब मेजॉरिटी का ही शासन चलता है। टेरिनी इज अ नेगेटिव वर्ड हियर, है ना। द टेंडेंसी ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी टू डिस्करेज डाइवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंट थॉट। तो इससे क्या होता है कि जब पब्लिक ओपिनियन रखा जाता है एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में, तो उससे डाइवर्सिटी डिस्करेज होती है, इंडिपेंडेंट थॉट डिस्करेज होता है, हम अपने चीज़ों को अच्छे से नहीं रख पाते हैं, पेइंग द वे फॉर द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इससे क्या होता है, और इन सब चीज़ों की वजह से जब पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट थॉट हम नहीं रख पाते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इमर्जेंस होता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होती है, न्यू काइंड ऑफ अ लीडर इमर्ज फ्रॉम अ लोअर क्लासेस, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जब आपने देखा होगा ना कि जब बहुत जो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी का सरकार बन गई या मेजॉरिटी की बात मानी जा रही है, तो माइनॉरिटी में से कोई एक लीडर उठ के आएगा, लोअर क्लास का कोई एक लीडर उठ के आएगा जो उनके हित के लिए बात करेगा। तो उससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स उसको बोलते हैं। जब अपने लोगों में से, मिडिल क्लास में से या लोअर क्लास में से कोई एक बंदा उठ के आए, वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करे, तो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का राइज होता है। क्यों? क्योंकि आपके इंडिपेंडेंट थॉट्स, आपके पब्लिक ओपिनियन को नहीं सुना जा रहा था अभी तक, टेरिनी ऑफ मेजॉरिटी चल रही थी, तो इसलिए आपने अपने में से कोई बंदा चुना जो आपका मत रख सके। डेमोक्रेसी इन अमेरिका, वेरी फेमस बुक ऑफ एलेक्स de Tocqueville। तो एलेक्स de Tocqueville से आपको याद रखना है कि अमेरिका के बंदे हैं भाई। तो एलेक्स de Tocqueville, ऐसे देखो रेड से ये येलो से हाईलाइट कर देती हूँ। तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका वेरी इंपॉर्टेंट बुक, याद रखना। तो हमेशा आपको याद आना चाहिए, एलेक्स जो है अमेरिका का है, एलेक्स अमेरिका एलेक्स, तो अमेरिका की बुक एलेक्स की हो गई। एलेक्स का है अमेरिका का, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और आपको अगर ये याद रहेगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी पे काम किया, तो आपको वैसे भी याद रहेगी इनकी ये वाली बुक। माइकल ऑक्सफोर्ड, वेरी फेमस, कंजर्वेटिव ट्रेडिशनलिज्म में आते हैं। ये भी इसकी भी मैंने ट्रिक बता दी थी, बाय हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल एसोसिएशन का इन्होंने इंपॉर्टेंस बताया, और लिमिटेड प्रोविंस ऑफ पॉलिटिक्स की बात की। पॉलिटिक्स में लिमिटेड प्रोविंस रखो, और सिविल एसोसिएशन होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने जो अपने जितने भी आइडियाज़ डेवलप किए, जितनी भी थीम्स डेवलप की, वो ज़्यादातर लिबरल थॉट से एसोसिएटेड होकर उन्होंने काम किया। लिबरल थॉट्स को उन्होंने एज अपना फाउंडेशन लेकर चले, और फिर उसके ऊपर उन्होंने अपनी थ्योरी उन्होंने बेस की, ठीक है। और वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की बात करते थे। ऑब्वियसली कंजर्वेटिव है तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे फोकस करेंगे, उसको फेवर करेंगे। कस्टम्स की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कंजर्वेटिव का। एंड प्रिफर द फैमिलियर टू द अननोन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एंड इट इज़ द क्रक्स ऑफ कंजर्वेटिविज्म। सो ये याद रखना, हमें कंजर्वेटिव्स जो है हमेशा बात करते हैं कि हमें फैमिलियर से, जिसके बारे में हमें पता है,
उसका इस्तेमाल करके अननोन की तरफ जाना है। वैसे तो कंजर्वेटिव का मेन क्रक्स है, लेकिन अगर आपको कभी स्टेटमेंट आ जाए तो याद रखना माइकल ऑक्सफोर्ड की है, जो पॉसिबल हो सकता है। तो बेस्ट नोन वर्क्स हमें ऑक्सफोर्ड के याद रखने हैं। ये तो आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखो, ठीक है। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज written by Michael Oxford and on human conduct written by Michael Oxford। दोनों ही रिपीटेड PYQs हैं। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स माइकल ऑक्सफोर्ड। तो हमारे जो माइकल जैक्सन है या माइकल शॉर्ट है, तो आप शॉर्ट को ऐसे इमेजिन कर लो, एक पुलिस वाला बंदा माइकल ऑक्सफोर्ड। शॉर्ट से हमें याद रहेगी गन, ठीक है। तो गन होती है पुलिस वालों के पास, तो एक अच्छा सा एक हैंडसम सा पुलिस वाला है, उसके पास गन है एंड ही इज वेरी रैशनल इन पॉलिटिक्स, ठीक है। आप अपने पापा अगर आपके पुलिस में तो उनको याद रख लो, आपका नॉन में कोई पुलिस वाला है उसको याद कर लो कि वो जो पॉलिटिक्स में ना, उसको पॉलिटिक्स की बहुत नॉलेज है, पॉलिटिक्स को लेकर वो बहुत रैशनल है, वो पुलिस वाला जिसके पास गन है और वो शॉर्ट करता है, ठीक है। एंड वो उसने बहुत सारे एसेज भी लिखे हैं पॉलिटिक्स में उस पुलिस वाले ने ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। तो ऑन ह्यूमन कंडक्ट पे भी उसने ऐसे लिखा है, वो ह्यूमन्स जो काम करते हैं, जो जो चीज़ें वो कंडक्ट करते हैं उनके बारे में भी वो देखता है, और अगर ह्यूमन कंडक्ट अच्छा नहीं होता तो उसको शॉर्ट कर देता है। This one, Irving Kristol, father of American New Conservatism, is the only thinker and the last and the recent thinker। यहाँ पे इनकी डेट मेंशन नहीं है, doesn't matter। and इनके जो जर्नल्स थे, इनके जो आर्टिकल्स थे, वो कौन से जर्नल में? कमेंट्री एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। अभी ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। और ऐसी चीज़ें आपको फिर उठा के पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो नियो कंजर्वेटिव थिंकर इरविंग क्रिस्टल को याद रखना। इससे पहले जितने भी थे वो कंजर्वेटिव थे, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव। नियो कंजर्वेटिव में क्रिस्टल आते हैं, क्रिस्टल यानी कि पिस्टल, पिस्टल है ना, पिस्टल गन वाली। तो पिस्टल से शॉर्ट किया किसको? ताकवली को। ऐसा मैंने ट्रिक याद कराई थी। अब आपको इंटरेस्ट आ गया होगा, 1 मिनट देख लेना वो शॉर्ट यानी कि माइकल ऑक्सफोर्ड नहीं, यूट्यूब का शॉर्ट देख लेना भाई। तो कमेंट्री एंड द पब्लिक इंटरेस्ट, और ये इनका जनरल था, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ आ सकता है तो देख लो। एंड अबंडेंट लिबरलिज्म, इन्होंने लिबरलिज्म को पूरी तरीके से अबंडेंट कर दिया था, उसके खिलाफ हो गए थे और लिबरलिज्म के बहुत क्रिटिकल थे। एंड वो क्योंकि लिबरलिज्म के क्रिटिकल थे, प्लस वो वेलफेयरिज्म के भी क्रिटिकल थे, ठीक है, काउंटर कल्चर के भी खिलाफ थे। तो क्रिटिसाइज किया था उन्होंने वेलफेयरिज्म के कॉन्सेप्ट को, काउंटर कल्चर के कॉन्सेप्ट को। उन्होंने बोला था कि मार्केट इकोनॉमी की नीड है, प्रीडोमिनेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी को वो फेवर करते हैं, पर वो रिजेक्ट करते हैं सोशलिज्म। जब वेलफेयरिज्म को रिजेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सोशलिज्म को भी रिजेक्ट करेंगे, काउंटर कल्चर को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, लिबरलिज्म को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ मार्केट इकोनॉमी को वो फेवर कर रहे हैं। लिबर्टेरियनिज्म को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने रॉबर्ट नॉसिक का हमने लिबर्टेरियनिज्म पढ़ चुके हैं, है ना, इन द मार्केट प्लेस एज वेल एज इन द मोरालिटी। तो लिबर्टेरियनिज्म कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, मतलब लिबर्टेरियनिज्म की जो फिलॉसफी है वो हमारे मोरल स्फीयर से भी दूर रहे तो अच्छा है, और मार्केट प्लेस में भी जो कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है या प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है उससे भी दूर रहे तो अच्छा है। तो आपको ये कुछ मैंने इसलिए पहले ओपी गाबा खत्म करवाई थी, ताकि आपको लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, इन सब में क्या फर्क होता है वो पता चल गया ना, तो आपकी बाकी जो एक बेस अच्छा बन जाएगा और फिर आपकी बाकी थ्योरीज इजीली क्लियर हो जाएंगी। अब दैट्स इंपॉर्टेंट बुक 2 चीयर्स ऑफ कैपिटलिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ अ न्यू कंजर्वेटिव। तो आपको पता है न्यू कंजर्वेटिव सिर्फ एक ही थिंकर आपको याद रखना है, इरविंग क्रिस्टल। तो इनकी बुक भी इसके नाम से आपको याद रहेगी, नियो कंजर्वेटिव, क्योंकि नियो कंजर्वेटिव कौन है? क्रिस्टल है, फादर ऑफ न्यू कंजर्वेटिविज्म। आप सबके फादर तो याद रखते ही हो, फादर ऑफ लिबरलिज्म, फादर ऑफ न्यू कंजर्वेटिविज्म, फादर ऑफ कंजर्वेटिविज्म, सबके लाइक एवरीथिंग, फादर ऑफ मार्क्सिज्म। सो ये आपको याद रखना है, ये फादर है क्रिस्टल। और 2 चीयर्स ऑफ कैपिटलिज्म आपको याद रहेगी, एक पिस्टल वाला बंदा था, अब शॉर्ट मत याद रखना, पिस्टल है, ठीक है। 2 पुलिस वाले हैं, उनके हाथ में पिस्टल है, और वो क्या कर रहे हैं? वो एक बार में गए हैं और वो क्या कर रहे हैं? चीयर्स कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 पुलिस वाले बार में गए हैं, चीयर्स कर रहे हैं, तो 2 चीयर्स फॉर कैपिटलिज्म। और उनको आपको याद रखना है कि उन दोनों के हाथ में पिस्टल है, ठीक है। थैंक टू द क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी हमारे फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है। क्रिटिकल थ्योरी हमने ओपी गाबा में भी करी थी, 1923 में आई थी। 1969 में ये फिर से डिसॉल्व हो गई थी, क्रिटिकल थ्योरी 23 में आई फ्रैंकफर्ट स्कूल में। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के ज़्यादातर जो थिंकर्स हैं उनको क्रिटिकल थ्योरिस्ट बोला जाता है, और 1969 में डिसॉल्व हो गया था। इसमें 2 फेजेस थे क्रिटिकल थ्योरी के। पहला फेज था प्री वॉर, वॉर से पहले, या अर्ली पोस्ट वॉर पीरियड भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारे हॉर्खहाइमर, अडॉर्नो एंड मार्कस आते हैं। हैम जो है पहले फेज के थिंकर हैं, क्रिटिकल थ्योरिस्ट है हैम, ठीक है। तो हैम इज लाइक हैमबर्गर, तो ठीक है। हॉर्खहाइमर,
जॉर्नो मार्कस। तो इन सबका जो एक्सेंट है वैसा कुछ याद रखना। सेकंड फेज में हमारे यहाँ आते हैं पोस्ट वॉर थिंकर्स, जिसमें सिर्फ हमारे एक ही याद रखना है, जर्गन हैबरमास। तो जर्गन हैबरमास पोस्ट वॉर क्रिटिकल थ्योरिस्ट है। तो अभी क्रिटिकल थ्योरिस्ट के नाम से आपको पता चल रहा है कि क्रिटिकल यानी कि क्या। क्रिटिकल यानी कि वो किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब वो क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो मार्क्सिज्म को, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल इंस्पिरेशन फॉर क्रिटिकल थ्योरी वाज मार्क्सिज्म। ठीक है, तो उनका मेन फोकस पॉइंट जो उनका बेस लेकर वो चले थे वो मार्क्सिज्म को लेकर चले थे। क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो थे वर रिपेल्ड बाय स्टालिनिज्म। ठीक है, स्टालिनिज्म के द्वारा इसको रिपेल किया गया था। रिपेल मतलब पीछे एकदम इसका अपोजिट। देन और क्रिटिकल थ्योरिस्ट ने उसको क्रिटिसाइज किया, किसको? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में जो टेंडेंसीज थी, साइंटिफिक टेंडेंसी, डिटर्मिनिस्टिक टेंडेंसी, मार्क्सिज्म का हर चीज देखना इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे, उसको क्रिटिसाइज करना। मार्क्सिज्म आप सबने पढ़ा है, तो इकोनॉमिक टेंडेंसी जो थी मार्क्सिज्म में कि हर चीज को इकोनॉमिक को एज अ बेस लेकर चलना, उसको क्रिटिसाइज करते थे। प्लस वो बोलते थे कि जो मार्क्स ने जो प्रिडिक्शन की थी ना कि जो कैपिटलिज्म है, इनएविटेबल कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म होना ही होना है। मतलब कैपिटलिज्म ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपिटलिज्म कोलैप्स होगा ही होगा, कभी भी कैपिटलिज्म हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। तो इस चीज को वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो मार्क्स का ये जो प्रिडिक्शन था इनएविटेबल कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मार्क्सिज्म इस चीज में फेल हो गया है। फिर फ्रैंकफर्ट थिंकर्स जो थे, उन्होंने फ्रैंकफर्ट थिंकर्स यानी कि क्रिटिकल थिंकर्स ओनली। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट थिंकर्स का 80 to 90% पार्ट क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं। तो वैसे सारे क्रिटिकल नहीं है, बट बहुत सारे फ्रैंकफर्ट थिंकर्स में हमें क्रिटिकल थ्योरिस्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिकॉग्नाइज करते हैं, फ्रैंकफर्ट थिंकर्स भी बोलते हैं। इन्होंने नियो मार्क्सिज्म का एक फॉर्म डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने आइडियोलॉजी की बात की थी, देन इकोनॉमिक्स। जैसे मार्क्सिज्म जो था, मार्क्सिज्म इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक बेस, इकोनॉमिक सुपरस्ट्रक्चर वैसा जो था। लेकिन वो बहुत बात करते हैं नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, तो ये नियो मार्क्सिस्ट थिंकर आ जाएंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल के, जो आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से ऊपर आइडियोलॉजी को रखते हैं। नो लॉन्गर ट्रीटेड द प्लोरिट्रेट एज रेवोल्यूशनरी एजेंट, और वो प्लोरिट्रेट को रेवोल्यूशनरी एजेंट की तरह ट्रीट नहीं करते। तो नियो मार्क्सिज्म अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। तो नियो मार्क्सिस्ट की ही आइडियोलॉजी और नियो मार्क्सिस्ट ही फ्रैंकफर्ट थिंकर्स भी होते हैं। देन कांत, हीगल, वेबर एंड फ्रूइड। ठीक है, ये जो नियो मार्क्सिस्ट आइडियाज थे, ठीक है, इन्होंने इस थिंकर्स के साथ लिखे थे, कांत, हीगल, वेबर एंड फ्रूइड Marxists side with the ideas of thinkers such as this। तो ये चारों थिंकर्स आपको फ्रैंकफर्ट थिंकर्स में याद रखने हैं। देन इसके बाद ये क्रिटिसाइज करते हैं सारी सोशल प्रैक्टिसेस को। तो क्रिटिकल है, क्रिटिकल थ्योरिस्ट है, तो क्रिटिकल थ्योरिस्ट किसको क्रिटिसाइज करेंगे? एक तो मार्क्सिस्ट को, नॉट मार्क्सिस्ट, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को, और उसके अलावा जितनी भी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उसको भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये याद रखना। देन इसके अलावा दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिक सोशोलॉजी वगैरह वगैरह की कौन सा डिसिप्लिन है। फिर इसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन फ्रैंकफर्ट थिंकर्स है, उसमें वो क्रिटिसाइज किए जाते हैं फॉर एडवांसिंग द थ्योरी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं जो दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनको भी और कोई क्रिटिसाइज करेगा, राइट? सो दैट्स उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी दी थी, उसके लिए क्रिटिकल थ्योरिस्ट को या फ्रैंकफर्ट थिंकर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है। एंड वो अंडर एस्टिमेट करते हैं द क्राइसिस टेंडेंसी विद इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो उन्होंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये जो देखा ही नहीं, ये जो कैपिटलिज्म में जो क्राइसिस आते हैं ना, कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वहाँ पे जो कितने ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है, इस चीज़ को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, इस बात को। और फिर इसके बाद बात करें तो फिर स्ट्रैंगलिंग द डिवाइड बिटवीन मार्क्सिज्म एंड कन्वेंशनल सोशल थ्योरी। तो ये एक तरीके से जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो मार्क्सिज्म एंड कन्वेंशनल सोशल थ्योरी के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करते हैं और अपना एक अलग से व्यू पॉइंट रखते हैं। इससे ज़्यादा थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके थिंकर्स। तो थिंकर्स में की फिगर्स आते हैं हमारे मैक्स हॉर्खहाइमर। मैक्स हॉर्खहाइमर जो है वो एनालाइज करते हैं साइकिक एंड आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म थ्रू विच क्लास सोसाइटीज कंटेन कन्फ्लिक्ट, कि ऐसी क्या चीज़ होती है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होता है, क्लास कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए उन्होंने साइकोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म का यूज़ किया, कि आइडियोलॉजी को स्टडी किया, कन्फ्लिक्ट के पीछे क्या आइडियोलॉजी होती है, क्या साइकोलॉजी होती है। तो ये मैक्स हॉर्खहाइमर का काम था। और फिर इसके अलावा उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल, रेशियल एंड पॉलिटिकल टेंडेंसीज ऑफ लिबरल कैपिटलिज्म।
तो टोटलिटेरियनिज्म में भी उन्होंने देखा कि जब सरकार जो टोटलिटेरियन हो जाती है, जब वो सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लेती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, प्राइवेट, तो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर देती है सरकार जब टोटलिटेरियनिज्म आता है। तो इसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से टोटलिटेरियनिज्म आता है। तो इसको स्टडी करने के लिए वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, रेशियल पॉलिटिकल टेंडेंसीज पढ़ते हैं लिबरल कैपिटलिज्म की, कि लिबरल कैपिटलिज्म में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से टोटलिटेरियनिज्म की शुरुआत होती है। उसके अलावा एक सेकेंड, I have missed that line. हाँ, and argued that the arrival of advent मतलब होता है arrival, तो arrival of mass society and the dominance of culture industry had made old ideological divisions irrelevant. तो जब से mass society आई है, ठीक है, और तब से एक कल्चर इंडस्ट्री डेवलप हुई है, डोमिनेंस डेवलप हुआ है उसका, तो हर कल्चर जो होता है एक पॉइंट के टाइम पे एक कल्चर क्रिएट होता है, हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है। कल्चर यहाँ पे रिलीजियस सेंस में बात नहीं हो रही है, कल्चर यहाँ पे जैसे अगर आपने शार्क टैंक सुना होगा, तो हमें कल्चर क्रिएट करना है, कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कल्चर ऑफ मार्केट, कल्चर ऑफ प्रॉफिट, कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वैसा वाला कल्चर। तो एक कल्चर इंडस्ट्री जब डेवलप हुई, ठीक है, इंडस्ट्री का कल्चर डेवलप हुआ बेसिकली सोसाइटी में, मास सोसाइटी की शुरुआत हुई, उसका डोमिनेंस हुआ, तो क्या हुआ कि आइडियोलॉजिकल डिविजन्स जो थे वो इररिलेवेंट हो गए। अब सबको अपनी क्या किसके बारे में सोच रहे हैं, वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। अब आइडियोलॉजी इतना, पहले के टाइम पे जो आइडियोलॉजी थी कि हम लेफ्ट हैं, राइट हैं, ये है वो है, तो अब वो इतना प्रिवलेंट नहीं रही जब से मास सोसाइटी आई और एक कल्चर इंडस्ट्री डेवलप हुई, अकॉर्डिंग टू मैक्स हॉर्खहाइमर। तो ये मैक्स हॉर्खहाइमर बोलते हैं, एंड थ्रेटन परमानेंटली टू सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल फ्रीडम। और उन्होंने बोला कि इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिविजुअल फ्रीडम थी वो कहीं ना कहीं थ्रेटेंड हुई। अब इनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद ना रहें पर आपको उनकी बुक्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्टडीज ऑन अथॉरिटी एंड द फैमिली, एरिक फ्रॉम के साथ इन्होंने लिखी थी ये बुक, ठीक है। डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, ये थियोडोर अडोर्नो के साथ ये बुक लिखी थी मैक्स हॉर्खहाइमर ने। एंड एक्लिप्स ऑफ रीजन, PYQ, ये किसी बुक है, मैक्स हॉर्खहाइमर की बुक है। एक्लिप्स ऑफ रीजन, मैक्स हॉर्खहाइमर। तो मैक्स का क्या है, शोरूम होता है, जो मैक्स के कपड़े खरीदने जाते होगे शोरूम में, तो मैक्स का हॉस्पिटल भी होता है, मैक्स के शोरूम भी होते हैं। तो आप शोरूम का एग्जांपल लो या हॉस्पिटल का एग्जांपल लेके आप इनकी बुक्स को याद रख लेना कि आपकी जो फैमिली है ज़्यादातर मैक्स के शोरूम में जाती है स्टडी करने बेसिकली, जो भी, या एनलाइटनमेंट की बात जब भी होती है तो आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को मैक्स के शोरूम में जाके एनलाइटनमेंट मिलेगा, या हम एक रीज़न अप्लाई करते हैं और फिर मैक्स के शोरूम में या मैक्स हॉस्पिटल में जाते हैं एक रीज़न लेकर। तो कुछ ऐसा आपको कुछ भी याद कर सकते हो। तो ये इसकी बुक है, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या PDF तो मैं भेज ही दूंगी। तो ये अब याद रखना है कि मैक्स हॉर्खहाइमर कौन से थिंकर है। तो मैक्स हॉर्खहाइमर अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिटिकल थियोरिस्ट में। फिर हर्बर्ट मार्कस भी हैं क्रिटिकल थियोरिस्ट और फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को पोर्ट्रे किया था एज एन सिस्टम ऑफ रिप्रेशन। दैट्स अ वेरी ब्लंट स्टेटमेंट कि जो एडवांस इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है वो एक सिस्टम बन चुका है रिप्रेशन का, जो लोगों को रिप्रेस कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है, ठीक है। एंड अगेंस्ट दिस वन डायमेंशनल सोसाइटी, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है हर्बर्ट मार्कस का, आपको हमेशा याद रखना है, वन डायमेंशनल मैन या वन डायमेंशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसका है, हर्बर्ट मार्कस का है। तो वन डायमेंशनल सोसाइटी का मतलब कि जो ऐसी सोसाइटी सिर्फ जो एक डायमेंशन से सोच रही है, ठीक है, उसमें वो बाकी डायमेंशन पे फोकस ही नहीं कर रही है। तो आप अगर एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, और बाकी डायमेंशन से फोकस नहीं कर रहे हो, तो वो वन डायमेंशनल सोसाइटी है जिसके वो अगेंस्ट थे, ठीक है। तो कभी आपको लगेगा कि अच्छा वन डायमेंशनल मैन या वन डायमेंशनल सोसाइटी, ओ ये तो इनकी बुक है, देखो वन डायमेंशनल मैन लिखा है ना, तो इनकी बुक भी आपको याद रखनी है। 1D मैन, तो मार से मार्कस से मार, ठीक है, तो आपको बहुत मार पड़ी ऐसा करके कुछ, और वन डायमेंशनल मैन थे आप, क्योंकि आप सिर्फ एक ही डायमेंशन से सोचते थे और कुछ अपना बुद्धि लगाते ही नहीं थे, तो जिसकी वजह से आपको हर बार मार पड़ती थी। तो वन डायमेंशनल मैन, और जब आपको मार पड़ती थी तो आपने फिर रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया कि भाई मैं नहीं सहूंगा ये मार एंड और एक सिविलाइजेशन, इरोजन सिविलाइजेशन इनकी बुक है। तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट बुक इनकी, प्लस आपको याद रखना है कि ये अगेंस्ट थे इस चीज के। तो आप ये कीवर्ड सोचोगे और आप सोचोगे अच्छा ये तो इसका कीवर्ड है वन डायमेंशनल मैन, तो इसने सपोर्ट किया होगा। नो, दे आर अगेंस्ट वन डायमेंशनल मैन सोसाइटी। कौन? हर्बर्ट मार्कस। एंड वो बाकी डायमेंशंस पे भी फोकस करते हैं कि जैसे कि पर्सनल एंड सेक्सुअल लिबरेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। सिर्फ वो बोलते हैं कि जो वर्किंग क्लास को जैसे सिर्फ रेवोल्यूशनरी फोर्स की तरह देखा जाता है, नो, इट शुड नॉट बी सीन लाइक दैट,
ठीक है, हमें बाकी जगहों पे भी फोकस करना चाहिए। हमेशा ऐसे नहीं कि वर्किंग क्लास को ही आप फोकस कर रहे हो, आप पर्सनल और सेक्सुअल लिबरेशन के बारे में भी सोचो, आप स्टूडेंट्स के बारे में सोचो, एथनिक माइनॉरिटीज के बारे में, वुमेन के बारे में, वो भी डेवलपिंग वर्ल्ड में जो ये सारे लोग हैं, वर्कर्स के बारे में। तो वो न्यू लेफ्ट से इन्फ्लुएंस थे। तो ये याद रखना, हर्बर्ट मार्कस किसका है? न्यू लेफ्ट, जो भी इनका कीवर्ड है, न्यू लेफ्ट थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड है। और इनकी बुक रीजन एंड रेवोल्यूशन, ए रॉल्स इन सिविलाइजेशन, वन डायमेंशनल मैन। ठीक है, तो एक मैन है, उसको मौत मार पड़ी, तो उसको बात पड़ी तो उसने रेवोल्यूशन कर दिया, और रेवोल्यूशन के बाद जब वो रेवोल्यूशन में जीत गए तो उन्होंने अपनी खुद की एक सिविलाइजेशन स्टैब्लिश करी, ई रूल्स एंड सिविलाइजेशन। तो ऐसा कुछ याद रहेगा आपको। थियोडोर अडॉर्नो, और थियोडोर अडॉर्नो जो है न्यू सोशल कल्चरल थ्योरी की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट रीजन का कंसेप्ट देते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड है जो मैंने हाईलाइट किया है, सिर्फ उस कीवर्ड को याद रखना, इंस्ट्रूमेंट रीजन, थियोडोर अडॉर्नो। तो मैंने इसको डोर से कुछ याद किया था, इसमें देखो 2 डोर आ रहे हैं, 2 दरवाजे, डोर 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 यानी कि दरवाजा, ये होता है ना डोर, वैसा वाला। तो इंस्ट्रूमेंटल रीजन, न्यू सोशो कल्चर थ्योरी, तो इसको दरवाजे की कोई कहानी से आप याद रखना। और देन कल्चर एंड मास कम्युनिकेशन एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच डोमिनेंट आइडियोलॉजीज आर इम्पोज्ड अपॉन सोसाइटी। तो बोलते हैं, ये पूरा लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आ सकता है कि थियोडोर अडॉर्नो जो है किसको बोलते हैं कि सोसाइटी में कौन सी ऐसी 2 आइडियोलॉजीज है जो डोमिनेट करती है। तो कल्चर और मास कम्युनिकेशन, जो कि सच बात है, जो कि आप रियल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हो इसको इससे। ठीक है, तो आपने डोर, आपका क्या है, डोर इज आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आपने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया और आपने अपना एक डोर बनाया, दरवाजा बनाया। और दरवाजा बनाना इतना आसान बात तो है नहीं, इसमें लॉक वगैरह लगाने हैं, कितना साइज होगा, तो आपने रीजन अप्लाई किया। ठीक है, उसी से आपने क्या किया, एक न्यू सोशल कल्चरल थ्योरी बनाई। न्यू सोशल कल्चरल थ्योरी अगर आपको याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि कल्चर और मास कम्युनिकेशन। तो ऐसे मतलब कनेक्ट द डॉट्स और क्रिएट सम लिंक नहीं होता। मतलब स्टोरी आप हर चीज़ के लिए तो याद नहीं रख सकते, हर चीज़ के लिए आप ट्रिक याद नहीं कर सकते। तो हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें दिमाग में बिठाना, और मेन तो होता है कि रिविजन करते रहना बार बार। ठीक है, और फिर पैरालाइजिंग इंडिविजुअल थॉट एंड बिहेवियर। तो वो बोलते हैं कि जो कल्चर और मास कम्युनिकेशन है, ये 2 डोमिनेंट आइडियोलॉजीज है सोसाइटी में, जो कि हमारे इंडिविजुअल थॉट और बिहेवियर को खराब कर रही है। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, ये भी इन्होंने दी थी, तो ये भी कीवर्ड याद रखना, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। और इसके जो 3 बुक्स हैं, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। ठीक है, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी जो थियोडोर अडॉर्नो है, वो एक अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी है। मिनिमा मोरालिया एंड नेगेटिव डायलेक्टिक्स। तो इसके लिए सच कोई मेरे पास वो नहीं है ट्रिक, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आप सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है ना, ट्रिक या स्टोरी से भी सबसे ज़्यादा इजी तरीका होता है लिख के याद करना। तो अगर आप अभी है, आपके पास कोई राइटिंग नोटपैड है आपके पास, तो आप लिख लो। अभी पॉज करो वीडियो, कागज की तरफ पेज पे लिख लो, चाहे फिर वो पेज फेंक देना बाद में, लेकिन अभी लिख लो साथ में। तो आपको क्या होगा कि हमेशा के लिए वो चीज़ याद रह जाएगी लिखने के बाद। फिर या फिर अपने मोबाइल के नोटपैड में क्यों ना लिख लो, तो वो भी इजी रहेगा। और रोज रोज इसको एक बारी बस पढ़ लेना, मिनिमम मोरालिया, नेगेटिव डायलेक्टिक्स, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। देन जगर हैबरमास भी है, जगर हैबरमास भी मारा जाता है क्रिटिकल थियोरिस्ट में, और वो बात करते हैं क्राइसिस टेंडेंसीज इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या क्या क्राइसिस, कौन सी टेंडेंसीज हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्राइसिस होता है। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स आपको याद रहने चाहिए जर्गन हैबरमास के। एंड दैट रिजल्ट फ्रॉम टेंशंस बिटवीन कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड डेमोक्रेसी। और ये बोलते हैं कि जो क्राइसिस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इसलिए होता है क्योंकि हर बंदे को कैपिटल एक्यूमुलेशन चाहिए। ठीक है, हर लोगों को क्या चाहिए, कैपिटल को एक्सेस करना है, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए। ठीक है, और डेमोक्रेसी, जब इन डेमोक्रेसी, एक तरफ डेमोक्रेसी है और एक तरफ कैपिटल एक्यूमुलेशन है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी यानी कि वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। तो जब इन दोनों के बीच में वर्सेस वाली सिचुएशन आती है, तब टेंशन क्रिएट होती है, तो क्राइसिस आते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। ठीक है, कम्युनिकेटिव एक्शन की थ्योरी किसकी है, जर्गन हैबरमास की। वेरी इंपॉर्टेंट, एक जगह लिख लो, फिर से बोल रही हूँ, कम्युनिकेटिव एक्शन, जर्गन हैबरमास। बहुत बार ये PYQ आ चुका है। फिर इसके अलावा जो इनकी बुक है वो है लेजिटिमेशन क्राइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, टुवर्ड्स रैशनल सोसाइटी एंड द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो अगर आपको याद रहेगा कम्युनिकेटिव एक्शन, तो इनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी याद रहेगी। अब कम्युनिकेटिव एक्शन क्या होता है? कम्युनिकेटिव एक्शन एक कोऑपरेटिव एक्शन है, जो मैंने लिखा हुआ है, अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल्स बेस्ड अपॉन म्यूचुअल डेलिब्रेशन। तो जब आप कोऑपरेट करते हो एक दूसरे के साथ,
ठीक है सर, सारे इंडिविजुअल्स आपस में कॉपरेट कर रहे हैं, म्यूचुअल डेलिब्रेशन रख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हेल्दी डिस्कशन, तो उसको हम कम्युनिकेटिव एक्शन बोलते हैं। और ये जो टर्म था कम्युनिकेटिव एक्शन, या जो थ्योरी थी पूरी की पूरी, वो जर्मन फिलोसोफर जर्गन हैबरमास ने डेवलप की थी, ये याद रखना। देन इट्स मल्टीकल्चरलिज्म, तो मल्टीकल्चरलिज्म हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अब जो लेक्चर है वो कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।